2003 में जब ग्रोथ स्टार्ट हुई थी तो किसी को लगा नहीं था 2007-8 तक उतनी ग्रोथ हो जाएगी। इन द ग्लोबल टेबल, ग्लोबल हाई टेबल, ईदर यू आर अ डाइनर और यू आर द डिनर। आप अमेरिका भी आपको चाहते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रांग हो, कि चाइना कंट्रोल में आ जाए, बहुत स्ट्रांग ना हो, और बहुत स्ट्रांग भी हो जाए तो ये मोदी जैसे लोगों के नीचे स्ट्रांग ना हो। 2031 मान लीजिए कि $12 ट्रिलियन बहुत रियलिस्टिक एक आउटपुट है। द करंट प्राइम मिनिस्टर इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर फॉर मेनी ईयर्स नाउ. And if you go to Europe, Australia, UK, North America, US, Canada, the numbers of the self-identifying Christian population has been dramatically falling since the 1960s. Cremation is becoming more common. Vegetarianism is becoming more common. In fact, there was a 2011 Newsweek article, "We are all Hindu now." After Modi and BJP, they don't like the word Hindu that much. This is a separate issue. But they don't have to like the word. They are becoming more Hindu. केस में ये है कि देखिए, Nehruvian is not the same as Nehru. And I think one of the reasons the Congress did not reform the Muslim laws was उनको लगा कि it becomes a useful vote bank for them. उनको हमेशा ये डरा के रखने के लिए कि अगर हम नहीं होंगे, अगर वो जनसंघ वाले आ जाएंगे तो आपके पर्सनल लॉस का क्या होगा। मेरा नाम सात्विक जाजू है एंड वेलकम टू आन्वीक्षिकी विचार मंच। सो आन्वीक्षिकी का मतलब क्या होता है वो मैं पहले बता देता हूँ, बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं। सो आन्वीक्षिकी का शॉर्ट में मीनिंग है स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और साइंस ऑफ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेटिव स्पिरिट। बट अगर एक होलिस्टिक व्यू चाहिए तो द इन्वेस्टिगेटिव स्पिरिट टू बिल्ड बेटर एंड न्यूअर पर्सपेक्टिव्स, ये उसका कंप्लीट मीनिंग है। एंड आई थिंक हम ये यहाँ वही करने आए हैं, तो इससे बेटर नाम नहीं हो सकता। सो दैट्स व्हाट इट इज़। आज हमारे साथ है हर्ष भैया एंड let's give it to him. Come on, guys. तो इनका भी इंट्रोडक्शन काफ़ी लंबा है। वी आर सो फॉर्चुनेट टू हैव सच स्पीकर्स जिनका इंट्रोडक्शन हमेशा लंबा रहता है। सो ही इज़ एन इन्वेस्टर फोकस्ड ऑन पब्लिक मार्केट्स. In 2022, he was awarded with Dr. B.R. Shenoy for economics. B.R. Shenoy Award for economics. He has co-authored 2 books, Derivatives, which is Cambridge University Press publication, and A New Idea of India, which is Penguin publication, going to be released soon. He has been a former consultant at Bain & Co. He has been an entrepreneur, non-profit founder, researcher, and currently he's the public interest director on board of NSC IFSC GIFT City International Exchange. And इनकी एजुकेशन बैकग्राउंड थोड़ी इंटरेस्टिंग है. सो ही took admission in IIT Delhi, then decided to drop out and then pursue economics at Dartmouth College in New Hampshire, USA. And then he has done his MBA from INSEAD, and he has scored SAT 2,400 full marks, right? That's full marks? Yeah, and that too he has done it twice. So, yeah. So now we move on to his presentation, which is going to be Long India, a different name for us layman. So let's try to understand what it is, and then it will be a short presentation from him, and then there will be some questions from my side. Yeah. Thank you so much, Satvik. जिस तरीके से कोई भी देश को अपने अतीत के बारे में भूलना नहीं चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ अतीत पे जीना चाहिए, उसी तरीके से मेरे भी अतीत को कोई मतलब नहीं। अब हम लोग आज के विषय पे आते हैं। लॉन्ग इंडिया, जो एक तरीके से टाइटल लिख रहा हूँ, एक्चुअली जो मेरी तीसरी पुस्तक होने वाली है उसका नाम है लॉन्ग इंडिया। जैसे आप कई लोग समझते होंगे, मुंबई में लोग ज़्यादा समझते होंगे, लेकिन एक कहने का तरीका है कि इंडिया पे आपको पॉजिटिव होना चाहिए, कि इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स और बाय इम्प्लीकेशन इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट्स अच्छा करेंगे। उसका मतलब खाली एक नैरो इन्वेस्टिंग या स्पेकुलेटिंग पर्पस नहीं है, एक मोर ब्रॉडर पर्पस है, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स इन्वेस्टिंग इन इंडिया। तो उसके बारे में कुछ स्लाइड्स आपको मैं दिखाऊंगा, कुछ स्लाइड्स थोड़े जल्दी से स्किप कर दूंगा ताकि हमारे पास ज़्यादा समय रहे आपके प्रश्नों का और सात्विक से डिस्कशन करने का। और लेकिन अगर आपको कुछ मन में आता है तो ज़रूर बाद में प्रश्न बताइएगा।
and let's just begin. So India's economic prospects from now to 2047. I think 2047 एक सिम्बॉलिक ईयर है. भारत के 100 साल हो जाएंगे आज़ादी के. एंड तो इसमें एक सोचना एक थोड़ा सा नेचुरल है कि कहीं हम पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा तो नहीं कर रहे हैं कि खाली 100 ईयर्स हैं और एक कोई सरकार या पार्टी है जो हम पसंद करते हैं इसलिए अमृतकाल चालू हो रहा है. ये एक नेचुरल एक क्वेश्चन है, चाहे हम बोले या ना बोलें. तो मैं इसलिए खासकर डेटा और ग्राफ्स के साथ आपके सामने आया हूँ और फिर आप अपना मन खुद बनाएं. तो क्विकली एक बैकग्राउंड देखेंगे. 1947 के पहले अतीत क्या था और फिर अगले 45 साल और फिर 1947 से 2022-23 तक क्या हुआ एक तरीके से. फिर जो मीट ऑफ द कॉन्वर्सेशन है कि अगले 25 सालों में क्या होना चाहिए, क्या रीजंस हैं. तो ये एक रफ चार्ट है 1000 वर्षों का. इसको आप देख सकते हैं. इसमें लिखा हुआ है इंडिया टू यूके जीडीपी पर कैपिटा, यानी इंडिया का जो पर पर्सन आर्थिक आउटपुट है एज अ परसेंटेज ऑफ इंग्लैंड्स पर पर्सन यूके आउटपुट. इसमें सारी एडजस्टमेंट करी हुई हैं इन्फ्लेशन की, कॉस्ट ऑफ लिविंग की. तो आप देख सकते हैं कि 1000 साल पहले करीबन इंडिया का पर पर्सन ओवरऑल तो ज़्यादा था ही क्योंकि इधर आबादी ज़्यादा थी, जनसंख्या ज़्यादा थी, लेकिन पर पर्सन भी भारत यूके से अमीर था. इसमें कई रिसर्च स्कॉलर्स का डेटा एक साथ मिला के मैंने ये चार्ट बनाया है. आप देख सकते हैं कि करीबन 1400-1500 तक हम ऑलरेडी यूके से पीछे हो चुके थे, बट तो भी कंपेरेबल लेवल पे थे. अब इस पर कई रिसर्च होती है. अगर आप वो प्योरली फूड वेजेस पे जाते हैं तो हम थोड़े बेटर होते हैं, सिल्वर वेजेस में थोड़े पीछे होते हैं, बट ये बेस्ट गेस ये है आज के दिन. एंड वी केप्ट ऑन फॉलोइंग थ्रू आउट ब्रिटिश कलोनियलिज्म. जो फेमस जोक ये है कि जब ब्रिटिश इधर आए वी वर अराउंड 25% ऑफ द वर्ल्ड्स जीडीपी, दे वर अराउंड 2%. जब वो गए वी वर अराउंड 2%, दे वर अराउंड 25%. Now whether the number is exactly right or not, it's broadly right. And सबसे दुख बड़ी बात यह है कि 1947 की स्वतंत्रता के बाद भी ये इंडिया टू यूके जीडीपी पर कैपिटा परसेंटेज केप्ट ऑन फॉलिंग. 1947 के पहले तक तो हम किसी और को ब्लेम कर सकते हैं. हालांकि एक डीपर लेवल में हम क्यों पराजित हुए वो भी एक अलग प्रश्न है, लेकिन उस पर नहीं जाते हुए. बट आप देख सकते हैं कि करीबन 2000 के आसपास वो ग्राफ टर्न अराउंड करता है एकदम लास्ट में, नीचे की तरफ राइट में. एंड अभी हम उस ग्राफ में एक तरीके से कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं. सो दिस इज द वेरी लॉन्ग टर्म व्यू विच आई वांटेड टू गिव बिफोर फोकसिंग ऑन दैट स्मॉल पार्ट. आई मीन जस्ट टू गिव दैट वेरी क्विकली, 1990s में जस्ट बिफोर वी टर्न्ड अराउंड एक समय हो गया था वेर वी आर ओनली 1% ऑफ द वर्ल्ड्स जीडीपी. सो आई एम नॉट एडजस्टिंग फॉर, सो इकोनॉमिक्स से बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, कॉस्ट ऑफ लिविंग. मैं एक सिंपल डॉलर टू रुपी कन्वर्जन टर्म में बता रहा हूँ कि डिस्पाइट हैविंग 15, 17, 18% ऑफ द वर्ल्ड्स जनसंख्या पॉपुलेशन, वी रीच्ड ऑलमोस्ट 1% ऑफ द वर्ल्ड्स जीडीपी ओनली. सिमिलरली आवर जीडीपी पर पर्सन फेल टू ऑलमोस्ट 1% ऑफ द एवरेज अमेरिकन इन द 90s. राइट नाउ इट्स अराउंड 3.5%. But situation has been changing as I said, and right now अगर हम एक स्ट्रक्चरल व्यू देखें तो ग्रोथ स्ट्रांग है. और खासकर 2022-23 में एक इकोनॉमिक्स में साइक्लिकल भी कॉन्सेप्ट होता है. साइक्लिकली ऑल्सो वी आर इन अ गुड पोजिशन राइट नाउ. अभी फ्रॉम एन इकोनॉमिक साइकिल पॉइंट ऑफ व्यू अगले कुछ वर्ष आर गोइंग टू बी अ टेल विंड, मतलब ग्रोथ ज़्यादा होनी चाहिए ना कि कम है, एज अपोज टू अ हेड विंड. इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण पॉवर्टी बहुत फॉल करी है. इंडिया की अफ्रीका से बहुत तेज़ फॉल करी है, लेकिन इंडिया से भी ज़्यादा फास्ट चाइना में फॉल करी है. ये ग्राफ दिखा रहा है आपको. मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ ताकि मेन ग्राफ्स पे ज़्यादा फोकस कर पाऊँ. हम चाहे तो वापस आ पाएंगे ग्राफ्स में. वो क्या रीज़न है, अब हम आगे की तरफ देखें तो पॉजिटिव होने का. मैंने इसको 3 ब्रॉड बकेट्स में इधर ब्रेक किया है: ह्यूमन कैपिटल, जियो इकोनॉमिक्स और डेमोक्रेसी. हम इन तीनों में बात करेंगे. ह्यूमन कैपिटल कुछ लोग उसको डेमोग्राफिक्स बोलते हैं, बट इट इज़ डेमोग्राफिक्स से थोड़ा बड़ा है. जियो इकोनॉमिक्स इज मैक्रो में क्या हो रहा है, बाकी कंट्रीज़ के इंट्रैक्शन के कारण हमारा क्या फ़ायदा नुकसान है. और डेमोक्रेसी वो चीज़ है जो हमारे स्टेट को स्टेबल रखती है. आज चाइना में बहुत लोग बोल रहे हैं कि इस चाइना इन्वेस्टेबल और नॉट, जैसे कि रशिया में प्रॉब्लम हुई थी.
तो डेमोक्रेसी के कई नुकसान भी हैं, लेकिन कई फ़ायदे भी हैं कि वो हमें यूनाइटेड रखता है, हमारी पॉलिटी को स्टेबल रखता है। ये फर्स्ट ग्राफ देखना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। 2023 में भारत की पॉपुलेशन चीन की पॉपुलेशन को ओवरटेक कर रही है। आपने कई अखबार के आर्टिकल से पढ़ा होगा। तो ये एक रफ एस्टिमेट है, लेटेस्ट सेंसस तो हुआ नहीं है। इस रफ एस्टिमेट के हिसाब से 142 करोड़ 143 करोड़ से ऑलमोस्ट इंडिया में, और 142 करोड़ हैं चाइना में। लेकिन ये जो पॉपुलेशन पिरामिड है, इसमें ब्लू इज बॉयज़ और मैन, एंड पिंक और रेड इज गर्ल्स और विमेन, एंड जो नीचे का पार्ट है, जिसको पिरामिड का जो नीचे का पार्ट है, वो यंगर पॉपुलेशन है। तो आप देख सकते हैं कि एक तो कि दोनों ही देश में स्लाइटली द ब्लू पार्ट इज स्लाइटली वाइडर देन द पिंक पार्ट, एक्सेप्ट फॉर द वेरी ओल्ड एजेस। सो दोनों ही कंट्रीज में अनफॉर्चुनेटली लास्ट कुछ दशकों में सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस हुए थे और यंग गर्ल्स को मारा गया था। तो वो एक प्रॉब्लम है। ओवर एंड अबव नेचुरली फर्टिलिटी इज ऑल्सो आई थिंक 1.05 बॉय टू गर्ल, बट देयर इज ऑल्सो एन एडिशनल प्रॉब्लम विच वी क्रिएटेड। उस एक टॉपिक को छोड़ के, अनलाइक चाइना जहाँ पे द मिडल ग्राफ्स, द मिडल कोहॉर्ट्स जो हैं, दे आर द मोस्ट पॉपुलेटेड। तो आप देखेंगे कि चाइना में 50 to 54 इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कोहॉर्ट, इंडिया में 20 to 24 इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कोहॉर्ट। और जैसे समय जाएगा, ये जो ग्राफ है ये ऊपर की तरफ जाएगा। इट्स लाइक जब एक एनाकोंडा स्नेक किसी चीज़ को खाता है ना, उसके बॉडी के थ्रू वो जाता है, तो इसमें नीचे वाला पार्ट ऊपर जाएगा। तो नेचुरली 30 साल बाद इंडिया का मोस्ट पॉपुलेटेड कोहॉर्ट विल बी 50 to 54। अब आपको समझ आया? जो 20 to 24 है, 30 वर्ष बाद वो सबसे। अब इसमें एक और बात नोटिस करने की बात है कि इंडिया का बहुत स्मूथ कोहॉर्ट ग्राफ है और चाइना का बहुत एक्सट्रीम है। उसकी रीज़न ये है कि चाइना में कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड हुए थे, बहुत बड़े फैमिन्स हुए थे इन एज लेट एज द 1960s। तो वो जो पॉपुलेशन डाई आउट करी, तो फिर सिमिलरली उनका नेक्स्ट जनरेशन भी उस हद तक कम था। इंडिया में 1947 के बाद, 1943 बंगाल फैमिन के बाद, जो हम आज़ाद नहीं थे जब, उसके बाद कोई बहुत बड़ा फैमिन नहीं हुआ। नाउ एक तरीके से 25 to 65 इज कंसिडर्ड एज अ वर्किंग एज। और भी डेफिनेशंस हैं, लेकिन 25 तक जिन औरतों की जल्दी शादी हो जाती है, उनका भी 1 या 2 बच्चे हो जाते हैं, लोगों की पढ़ाई हो जाती है, स्कूल कॉलेज हो जाता है। और हालांकि कोई 58 या 60 तक रिटायर भी करता है, तो वो थोड़ा एजुकेटेड हो तो कोई कंसल्टिंग करने लग जाते हैं, फिजिकल काम शायद काम करें। तो ये अगर हम इसको ध्यान पे रखें, तो अभी इंडिया का 25 to 65 पॉपुलेशन चाइना से कम है, लेकिन हम देख सकते हैं कि 20-30 साल में बहुत अलग हो जाएगा। उसको मैं अगले ग्राफ में दिखाता हूँ। अब ये देखिए, जो ब्लैक ग्राफ लेफ्ट में है, अभी करीबन 100 मिलियन उससे ज़्यादा, 10-12 करोड़ का फ़र्क है 25 से 65 के बीच में पॉपुलेशन चाइना वर्सेस इंडिया। चाइना की ज़्यादा है, लेकिन यही 25 सालों में हमारे 25 करोड़ ज़्यादा हो जाएंगे। दिस इज ह्यूज डिफरेंस। मतलब अगर डिफरेंसेस आप देखेंगे, तो आज 10-12 करोड़ कम से 25 करोड़ ज़्यादा, यानी 35 करोड़ का फर्क पड़ रहा है एक जनरेशन में। 35 करोड़ बाय द वे इज मोर देन द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ना अब आप सोच रहे होंगे कि खाली नंबर से क्या होता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है या डिजास्टर है? बिकॉज अगर वो लड़के लड़कियां पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको अगर नौकरी नहीं मिलती, तो देन व्हाट इज द पॉइंट? इट कैन एक्चुअली लीड टू मोर सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल टेंशंस। सो लेकिन उससे पहले जाए नहीं जाए, जोसेफ स्टालिन जो एक बहुत बड़े कम्युनिस्ट डिक्टेटर थे, डिक्टेटर रहे होंगे, लेकिन कोट यूज करने में क्या बुराई है, कि क्वांटिटी हैज इट्स ओन क्वालिटी। तो वी शुड रिमेंबर क्वांटिटी इंडिया का क्या है। तो बिफोर वी गो टू द ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन पार्ट, ये उसी ग्राफ को दिखाने का तरीका ये है कि डिपेंडेंसी रेशियो इज द नंबर ऑफ पीपल अबव 65 और बिलो 25। जो एक तरीके से एक एवरेज परिवार में लोग बड़े बुजुर्गों का ख्याल रख रहे हैं या बच्चों का ख्याल रख रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। दोनों, द डिपेंडेंसी रेशियो फॉर बोथ इंडिया एंड चाइना पीक्ड इन द 1970s। और आप देखेंगे दोनों की इकोनॉमिक ग्रोथ बिकेम फास्टर स्टार्टिंग इन द 1980s। तो 1970s में डिपेंडेंसी रेशियो पीक करती है और 1980s में द ग्रोथ स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। लेकिन चाइना का डिपेंडेंसी रेशियो, it has already bottomed out in 2015.
नाउ चाइना का डिपेंडेंसी रेशियो इसलिए बॉटम आउट इसलिए नहीं किया कि उधर बच्चे और होने लग गए, क्योंकि उधर अब एज ओल्ड होने लग गई है. अबव 65 जो पॉपुलेशन है चाइना में, वो अब बहुत तेजी से बढ़ रही है. इंडिया में वो बॉटमिंग आउट अभी से 20-30 साल दूर और है मिनिमम. इज दिस क्लियर? ओके. सो नाउ लेट्स कम टू द, ठीक है नंबर्स तो है, लेकिन वो नंबर्स का हम कर क्या रहे. अब आप देखेंगे कि यूथ लिटरेसी इन इंडिया is now almost 100%. It's not 100%, it's almost 100%. And more importantly, it's equal for men and women, boys and girls. In fact, in school enrollment, in some classes and in college, now more girls are enrolled than boys. So, अब खाली लिटरेसी नहीं है. अगर मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ सेकेंडरी एडमिशन, सेकेंडरी क्लासेस में 80% तक एनरोलमेंट होने लग गया है. तो ये खाली ये नहीं कि क्लास 1-2 में जाके अपना नाम लिख के छोड़ के आ गए. इसका मतलब लेकिन ये भी नहीं है कि स्कूल की क्वालिटी बहुत अच्छी है. इसका मतलब ये है कि लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स, चाहे बहुत एडवांस ना हो, बेसिक प्लस माइनस थोड़ा बहुत, एंड हिंदी इंग्लिश या अपने लोकल लैंग्वेज में अपना नाम लिखना, पढ़ना लिखना, वो अब आने लग गया है. एंड वंस यू कंबाइन दैट विद द फैक्ट कि नाउ ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज एटलीस्ट अ चीप स्मार्टफोन, everybody is a digital native. For India, in fact, has more per person gigabytes used than Europe or America, because of our private sector companies जिन्होंने इसको इतना cheap बना दिया. So it's not just numbers; it is also people who at least have the raw material in terms of human capital. Female and male schooling have converged. हाँ, इसमें एक बात जरूर आती है कि ठीक है, but women are not working. First of all, any women, as we know in our families who are working in our families, are working. तो हम working women we should use the term carefully. If we use the term in the sense कि working for money, then also some of the data is underestimated. Actually, the latest augmented proper data shows it's around 46%, not 30-32%. But even that has fallen a bit, and even that is lower compared to East Asian countries. Unfortunately, is more comparable to Middle Eastern countries. So कुछ cultural factors ज़रूर हैं जिसे हमें improve करना है. इसमें भी एक U curve होता है. अगर गांव में जब बहुत गरीबी होती है, तब the women are helping out with farming. When there is some money, there is unfortunately a social pride that quote unquote our women don't have to work. So that's the U curve. And then when you are educated and we're fully urbanized, then women start working again. So we might have bottomed out on that U curve right now. Finally, the sex ratio in India is improving. Teenage births are declining, both inside and outside of marriage. So ये हो गया human capital. इस human capital को आपको basic strength देने के लिए infrastructure बनाना पड़ेगा. And India is spending by far more on railways and roads than ever before. आज या कल में इकोनॉमिस्ट में एक आर्टिकल आया था, और इकोनॉमिस्ट आसानी से अच्छा आर्टिकल लिखता नहीं इंडिया के बारे में, तो आप समझ सकते हैं कि कितने दर्द से उनको लिखना पड़ा होगा सत्य को एक्नॉलेज करने के लिए. आई थिंक दे सेड 1.8% ऑफ GDP इज बीइंग स्पेंट ऑन रेल रोड्स, ट्वाइस दैट ऑफ द US and Europe. But we must remember, see, it's US, Europe, GDP per capita is much higher, and there they don't have to create new expressways, there they have to maintain it. So this shows 1.8% हमारे हिस्ट्री से बहुत हाई है, बट हमें शायद और भी करना पड़ेगा और तेजी करने के लिए, चाइना लेवल पे जाने के लिए. अब ये एक इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी मैप देख सकते हैं. सी, महाराष्ट्र, गुजरात एंड द सदर्न स्टेट्स डिड वेल फॉर मेनी रीजंस relatively, partially also because they were coastal states. और इंडिया में जो पॉपुलेशन हिस्टोरिकली थी वो गंगा वैली में थी. अब हिस्टोरिकली द गंगा एंड अदर रिवर्स आर नेविगेबल, बट जैसे जैसे आबादी बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, हमने उधर से इरिगेशन कैनाल्स काटने लग गए, तो उसका वाटर फ्लो कम हुआ, ड्रेजिंग रुक गई, तो वो नेविगेबल नहीं रहे. उनके लिए हिस्टोरिकली वो हाईवे हुआ करते थे, तो उधर इंडस्ट्रियलाइजेशन रुक गई. अब हम फाइनली with Prime Minister Modi at the center and Chief Ministers like Yogi Adityanath in Uttar Pradesh, we are finally reversing that. So Eastern UP and Bihar, almost they have the population density of Greater New York, but they are not a city; they are full states. So you can imagine the potential going forward. ये उसी का एक illustration है.
अब ये तो हो गया गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट कम करना पड़ेगा फ्रॉम 14% ऑफ जीडीपी टू 8% बाय 2030 इज द स्टेटेड गोल. अब कोविड वाज अ बिग ट्रेजेडी फॉर अस, जस्ट लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड इन पर्सनल हेल्थ टर्म्स. एनीबडी हु लॉस्ट अ लव्ड वन ऑफ कोर्स रियलाइजेस दैट. बट इन इकोनॉमिक टर्म्स वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो शॉर्ट टर्म पेनफुल लॉन्ग टर्म गेन थे, उसको एक्सेलरेट कर दिए. आपने देखा होगा कि स्काइप जो है हम लोग पर्सनल लाइफ में 10-12 साल से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जूम ऑफिस वर्क में यूज़ करना जैसे बहुत बड़ी नई चीज़ हो गई. टेक्नोलॉजी तो सेम ही है ना, सामने चेहरा दिख रहा है. मुझे याद है जब मैं लंदन में काम करता था एक कंसल्टिंग कंपनी के लिए, हमारे पास भी इंटरनल स्काइप सॉफ्टवेयर था. लेकिन अगर आप कोई क्लाइंट को बोल दे कि अगर आप जूम पे या स्काइप वर्जन में बात करना चाह रहे हैं, तो वो उसको एक ऑलमोस्ट बेइज्जती की तरह ले लेते हैं कि भाई आप इतने बिजी हो कि आप आके मिल नहीं सकते हो. तो इन अ वे इट वाज अ कल्चरल प्रॉब्लम ऑल्सो, एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली दिस पैंडेमिक ट्रेजेडी रिमूव दैट कल्चरल प्रॉब्लम. उसका साइड इफेक्ट ये हुआ है कि अब बहुत सारी जॉब्स न्यूयॉर्क से या सैन फ्रांसिस्को से लोअर कॉस्ट सिटीज़ इन द यूएस में जा रही है, ऑस्टिन, फ्लोरिडा. बट अगर वो उधर जा सकती है तो इंडिया भी आ सकती है. क्योंकि अगर सामने अगर मुझे किसी को ऐसे देखना ही है तो ठीक है, वो रात को थोड़ा जग लेगा लेकिन वो देख लेगा ना. उसको तो सैलरी यूएस में तो न्यूयॉर्क में $100,000 के नीचे कोई एनालिस्ट काम ही नहीं कर सकता. इधर तो उसके 1/5 में भी बहुत अच्छी लाइफ मिल जाएगी, मे बी नॉट इन बॉम्बे बट इन एनी अदर सिटीज. सो दैट हैपेंड एंड वी आर सीइंग दैट इन आवर सर्विसेज एक्सपोर्ट्स इन द लास्ट 4-5 months. Services exports in India are doing very well. So it's early stages, but we are already seeing that. So in services, we have reached around 4.5% of global exports. In goods, we are at 2%, but both are at all-time highs. We've doubled out on infrastructure. ये जो national infra pipeline बन रही है, around $1.5 trillion. So it's not just roads and railways, it's ports, it's airports, it's a dedicated freight corridors, it's a multimodal transport corridors. Gati Shakti is very useful. It's like a dashboard. You know, वापस जाके मत खोदना उस रोड को, पहले सब मिनिस्ट्रीज कोऑर्डिनेट कर लो आपस में. That happened in 2021. This, electricity units have been continuously growing last 2-3 years also, which is a good sign, because कई बार लोग बोलते हैं कि is economic growth real है, statistics असली हैं, but this real electricity growth is a very good sign of actual growth happening. अब हम थोड़ा जियो इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं. देखिए इंडिया का सबसे बड़ी वीकनेस क्या है मैक्रो में, हमारी अर्थशास्त्र में सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि हम जब भी बहुत तेज बढ़ने लग जाते हैं तो हमारी एनर्जी इंपोर्ट्स भर जाते हैं, हमारा तेल का दाम भर जाता है, तेल का इंपोर्ट बिल भर जाता है. उसको शॉर्ट टर्म में तो नहीं सॉल्व कर सकते, बट इंडिया इज नाउ एट द कटिंग एज. जैसे हम 3G के टाइम कटिंग एज में नहीं थे, 4G में नहीं थे, अब 5G में हो रहे हैं. इस बार हम रिन्यूएबल एनर्जी रेवोल्यूशन में वी आर इक्वल. ऑलरेडी अब नोएडा साइड जाएंगे तो सारे 3 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक हो चुके हैं, 4 व्हीलर्स थोड़े बाद में होंगे, 2 व्हीलर्स पहले हो जाएंगे. सो वी आर डूइंग दैट फॉर बैटरी, वी आर डूइंग दैट फॉर सोलर एंड विंड एंड रिन्यूएबल स्टोरेज एनर्जी. एंड नॉट जस्ट दैट, वी आर ऑल्सो यूजिंग PLI स्कीम्स एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी की वो सिर्फ चाइना से इंपोर्ट करके मत यूज करो, उसको बनाओ भी इधर धीरे धीरे. शॉर्ट टर्म में वो इंडस्ट्री खुश नहीं होती उससे, बिकॉज उनको चीप चाइनीज इंपोर्ट चाहिए. एक टाइम हो गया था कि इधर बिजनेसमैन होना यानी गोंगजू जाके इंपोर्ट करना माल. बट अब गवर्नमेंट बोल रही है क्लियर कि आप फैक्ट्री बनाओ, हम आपके साथ हैं. द चाइनीज +1 स्ट्रेटजी ऑफ डिवर्सिफिकेशन, सप्लाई चेन डिवर्सिफिकेशन, कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट जस्ट इन टाइम, इट इज ऑल्सो अबाउट, जैसे लोग कह रहे हैं, जस्ट इन केस. राइट, यू कांट डिपेंड ऑन अ कंट्री जहाँ से शायद एक नया पैंडेमिक चालू हो जाए या कल को एक वॉर हो जाए. यू हैव टू हैव योर eggs, which is what Apple is also doing now. Apple is creating more and more iPhones in India now. And historically कोई नई बात नहीं है. America throughout the 19th century had import tariffs. एक कंट्री जब अपने मैन्युफैक्चरिंग पीक में चला जाता है ना, तब उसको याद आता है कि यार import tariffs is not good. So it is called kicking the ladder. I'm not saying कि free trade is excellent, but you have to customize it for your country's needs. Larger countries like ours, even though we are per capita poor, in aggregate we have a large consumer market. हमने 1995-1996 में WTO का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट ITA ज्वाइन किया. ओवरनाइट हमने अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पे टैरिफ 0 कर दिया. And actually we had less value add in electronic manufacturing by the end of the 90s
देन वी हैड बाय द बिगिनिंग ऑफ द 90s. सी आप थ्योरी पे एक बात बोले एकदम सही है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है अचानक से इज एक्सपोज टू चाइनीज कॉम्पिटिशन. देयर इज नो रैम्प, राइट? सी से ठीक है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है वो खत्म हो गया, अब आप इंपोर्ट कर रहे हो. उसने क्या किया, वो तो जाके इंपोर्टर बन गया, लेकिन नुकसान तो देश का हुआ ना. So all countries, especially large countries and rising, have used industrial trade policy. We have to be careful in using it because उसमें corruption का scope भर जाता है. If it's not an honest government, अगर आप बहुत tariff, बहुत tweaking, बहुत PLI करेंगे, तो people can game the system. It's about a balance. It helps if you have an honest government who you can trust at the highest levels. State capacity. अब मैं थोड़ा रुपये के बारे में briefly बात करूँगा. See, it's obviously a very technical issue. 2 मिनट में बोलना मुश्किल है. But rupee is at a cyclical low right now. Dollar goes up and down in cycles. 2002 में डॉलर का एक पीक साइकिल हुआ था. 2011 में it bottomed out. And right now we are close to the dollar peak. उसको आप डॉलर इंडेक्स से मेजर कर सकते हैं, आप उसको नॉमिनल टर्म्स में, रियल टर्म्स में देख सकते हैं. Secondly, one of the reasons जो हम लोग का import substitution under Nehru ji did not work and then later under other prime ministers is because the rupee उस जमाने में fixed हुआ करता था. See, the floating currencies is a relatively new thing because वो Bretton Woods system कहते थे every currency was fixed to the pound or dollar and that in turn was fixed to gold. But Americans were not following it. They were printing money for welfare or for Vietnam War, etc. One fine day in 1971, Richard Nixon said the gold window is closed. Bretton Woods is dead. Then उसके बाद floating currency start हुए. बट आपकी जब करेंसी फिक्स्ड होती है दो करेंसीज और आपकी करेंसी में इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है, देन योर करेंसी इज इन रियल टर्म्स गेटिंग ओवर वैल्यूड. वापस अगर ये दो करेंसी फिक्स्ड हैं और आपकी करेंसी में इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है, देन योर करेंसी इज गेटिंग ओवर वैल्यूड बिकॉज योर एक्सपोर्ट्स आर नॉट कॉम्पिटिटिव एनी मोर. $1 अगर 10 रुपये ही रहता है और वो 10 रुपये की वैल्यू कम होते जा रही है, तो डॉलर टर्म्स में आपका एक्सपोर्ट महंगा हो गया ना, क्योंकि आपने करेंसी का एक्सचेंज रेट तो चेंज नहीं किया. बिकॉज दैट हैपेंड, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने इंपोर्ट लाइसेंस स्टार्ट किया, फिर उसको प्रिवेंट करने के लिए डोमेस्टिक कैपेसिटी लाइसेंस स्टार्ट किया. मेन प्रॉब्लम वाज दी करेंसी, क्योंकि उस समय वो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी. उसके चक्कर में हमने पूरा लाइसेंस राज बना लिया, जिससे करप्शन हो गया, स्लो डाउन हो गया. उसको आज रघुराम राजन जैसे लोग हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोलते हैं. दैट वाज अ सोशलिस्ट रेट ऑफ ग्रोथ. हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ तो अब आएगा. सो नाउ वी फाइनली हैव गॉट दैट ओवर वैल्यूएशन आउट ऑफ द वे. अब एक कंट्री जैसे अमीर होती है तो उसकी ऑटोमेटिकली करेंसी थोड़ी अप्रिशिएट करती है, क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी भी भर रही है. जापान की करेंसी एक टाइम में 360 हुआ करती थी. देन इट केम डाउन टू एज लो एज 70s. राइट नाउ इट्स इन 130 समथिंग कंपेयर टू द डॉलर. सो नाउ इफ यू गो सुपर फास्ट एंड द कंट्री जिसके खिलाफ आप कंपेयर कर रहे हो वो रिलेटिवली स्लो ग्रो करता है, उसको रियल अप्रिसिएशन बोलते हैं. दैट इंडिया का वो हो रहा है, अब वो और एक्सेलरेट करेगा. तो इन्फ्लेशन डिफरेंस कम हो गया, आपकी ग्रोथ डिफरेंशियल भर गई. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई डोंट थिंक द रुपी विल एवर हिट 90 rupees अगेंस्ट द डॉलर. In fact, it's very likely in the next few years we'll go back to the 70s and eventually even lower. We'll see, but that is the broad idea. Same point. वो होगा तो इंटरेस्ट रेट्स भी कम हो जाएंगे, क्योंकि जो बाहर के इन्वेस्टर्स आपके बॉन्ड में आएंगे बोलेंगे कि हमारे रुपी डिप्रिसिएशन का वी डोंट हैव टू पुट दैट इन आवर एक्सेल शीट. सो आपकी इंटरेस्ट रेट्स भी लो हो जाएंगे. हमने इन्फ्लेशन टारगेट ऑलरेडी सेट किया हुआ है. एंड देन फाइनली दैट विल मेक द रुपी अ हार्ड करेंसी and then one of the reserve currencies. Because see, unless you don't have a reserve currency, you are never fully monetarily autonomous. हम धीरे धीरे भी कोशिश कर रहे हैं कि रशिया के साथ ट्रेड रुपी में हो जाए, वो वॉस्ट्रो अकाउंट खोल ले, श्रीलंका के साथ. लेकिन प्रॉब्लम है कि if they are only selling to us, they're not buying much. What will they do with the rupees if we don't have an open capital account? वो उस रुपी से करेंगे क्या? थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट में हमारे लगा सकते हैं, बट हमारे बॉन्ड्स फुल्ली खुले नहीं है, वी नॉट इन इंडाइसेस. तो कुछ स्टेप्स और बाकी है, बट वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. यूपीआई हम ऑलरेडी कर रहे हैं विद दुबई एंड सिंगापुर एक्सचेंज. Our financialization will take some time, you know. One of the best investors, and I don't mean it in a condescending way, in the last 30 years has been the Indian family, more specifically the Indian housewife. You can, again, I don't mean it in a condescending way at all. You can see how gold has performed
relatively. But आगे जाके how much do we want to invest in that? How do we want to leverage that is an open question. Government is trying to do gold loans, etc. Interest bearing gold bonds कि आप digital gold में चले जाओ. But I think going forward, as Indians believe कि इधर inflation का chance कम हो जाएगा, more of that money will come into the productive sector. They will not want to hedge so much. So it's very early days right now of Indian entrepreneurial startup financialization. Like Indian bond markets are very small compared to some countries, especially American bond markets. A final point में आता है democracy. ये actually final point है, but actually main point यही है. अगर आप देखेंगे कि वो जो मैंने स्टार्टिंग में ग्राफ दिखाया था, हम लगातार यूके के मुकाबले जीडीपी पर कैपिटा गिरे जा रहा है. देखिए ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ इज कि अगर आप अपने लोगों को ह्यूमन कैपिटल दे रहे हैं, हेल्थ दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, उनको आपस में ट्रेड और कम्युनिकेट और ट्रैवल करने का जो भी पैराफर्नैलिया है, वेयर विद ऑल दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं. तो लोग बहुत बार ये जो कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट डिबेट हुआ था कि स्टेट वर्सेस द मार्केट, बट एक्चुअली इट्स नॉट स्टेट वर्सेस द मार्केट. एक्सट्रीम ऑफ बोथ इज बैड. इट इज स्टेट एंड द मार्केट. द स्टेट क्रिएट्स द मार्केट. Now, the larger the market, the more your chances of economically growing, leveraging that size. And how do you have a large market? By having large number of people in that one polity. How do you have large number of people in that one polity? India is now the world's largest polity, not just largest democracy. Largest democracy तो 1947 में बन गया था. Largest polity इस साल बन गया. सर हिंदी में मतलब क्या होता है? मतलब कि largest country, largest गणतंत्र तो नहीं बोलना चाहिए चाइना को, वो हालांकि दे कॉल देमसेल्व्स कम्युनिस्ट रिपब्लिक. एक लार्जेस्ट पॉलिटिकल यूनिट, एक राजनीतिक यूनिट. हम लोग लार्जेस्ट सबसे बड़ी जनसंख्या लोकतंत्र बन गए थे 1947 में ही. लेकिन अब हम सबसे बड़े दुनिया के एक यूनिट है राजनीतिक, चाहे जनतंत्र चाहे वो लोकतंत्र हो ना हो. क्यों है ऐसा? हमारे केस में तो क्योंकि हम एक लोकतंत्र हैं. क्योंकि भारत में लैंग्वेज को लेके, कास्ट को लेके, बाकी इतने डिविजन्स हैं कि इधर आप चाह के भी एक सिंगल, मैं तो चाहता भी नहीं हूँ लेकिन कोई चाहेगा भी तो एक डिक्टेटरशिप नहीं कर सकता. इनफैक्ट इवन इन महाराष्ट्र, जिसने हमारे देश की संस्कृति को ऑलमोस्ट बचा लिया था, शिवाजी महाराज और उनके बाद जो पेशवाज आए थे, वो भी कभी भी गंगा प्लेन्स को पूरा कॉन्कर नहीं कर पाए. कहीं ना कहीं कोई डिफीट हो गई, कोई आपस में लड़ाई हो गई. एक लोकतंत्र वो सिस्टम है जो आपस की लड़ाई का एक तरीका देता है आपको कि हाउ कैन यू डू अ पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर. यू फाइट इट आउट अमंग इन फ्रंट ऑफ द पीपल, और जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं उसको हाथ में पावर मिल गया अगले 5 साल के लिए. एक बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी है. एंड इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, विच इज देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट, विच विल मेक अस द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. और ये खाली डेमोक्रेसी नहीं है, चार्ट दिखा रहा है कि कंपेयर टू अदर डेमोक्रेसीज वी आर एक्चुअली रिलेटिवली लेस पोलराइज्ड. आपको मीडिया में लगेगा कि हम बहुत डिवाइडेड हैं, ये हैं वो हैं. ऑफ कोर्स ओपिनियंस बहुत हैं, बट स्टेटिस्टिकली वी आर लेस पोलराइज्ड. एंड एक्चुअली द करंट प्राइम मिनिस्टर इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर फॉर मेनी ईयर्स नाउ. आई एम जस्ट पुटिंग इट आउट एज अ फैक्ट, वेदर समबडी लाइक्स इट और नॉट. एंड फाइनली एक खाली इट्स नॉट जस्ट डेमोक्रेसी, स्टेट कैपेसिटी. तो वो बेसिक्स तो है ही, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल. हम कुछ नया भी कर रहे हैं, लाइक दिस डिजिटल पब्लिक गुड जिसको बोल सकते हैं, जो आधार बेस्ड जैम ट्रिनिटी है, जो इंडिया स्टैक है, जिसने पूरे एक स्टार्टअप कल्चर को रेवोल्यूशनाइज कर दिया इंडिया में. सर जैम इज फुल फॉर्म इज जनधन अकाउंट, सबके पास जो खुला, जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं था. ए फॉर आधार, एम फॉर मोबाइल फोन. ओके. तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन से सबको एक यूनिक आइडेंटिटी मिली. अगर आपको एक ब्रोकर अकाउंट खोलना है, पहले आपको पेपर बड़े लंबे लंबे फॉर्म भरने पड़ते थे, अब वो ऑनलाइन 1 सेकंड में हो जाता है. बैंक अकाउंट ऑनलाइन हो जाता है. सो दैट हैज मेड इट ईजी फॉर एवरीबडी टू बिकम अ पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम इकोनॉमी. करप्शन पहले से कम हो रही है, जीरो नहीं हुआ, कम हो रही है पहले से. सोशल मोबिलिटी भर रही है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, ये लास्ट 2 स्लाइड है कि आज से करीबन 500 साल पहले तक या 300-400 साल पहले तक, कुछ लोग बोलते हैं 250 साल पहले तक भी, कि वर्ल्ड की जो बिगेस्ट पॉलिटीज होती थी या जो पॉलिटिकल यूनिट्स होते थे, वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी अर्थशास्त्र होती थी.
कि अगर यूके पर पर्सन अमीर हो भी गया था इंडिया से करीबन 500 साल पहले, इतना अमीर नहीं था कि डिस्पाइट हैविंग अ मच लोअर पॉपुलेशन हमसे ओवरऑल इकोनॉमिक साइज बड़ा हो। ये पिछले 200 साल में ही होना स्टार्ट हुआ था। इनफैक्ट हमने यूके को पिछले साल ही ओवरटेक किया है। तो ये एक, इसको बोला था, इसको इकोनॉमिक्स में बोलते हैं ग्रेट डाइवर्जेंस। अब एक इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा प्रश्न है कि अब आर वी लिविंग इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ अ ग्रेट कन्वर्जेंस, कि इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपकी गवर्नमेंट एकदम बेकार है तो आप अमीर हो जाएंगे, नहीं। अगर गवर्नमेंट बेसिक्स अच्छे से कर रही है, कंडीशनल कन्वर्जेंस, तो शायद आज से 40-50 साल बाद हम पीछे देख के बोलेंगे कि ऑब्वियसली जो देश की, दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या जो है वही सबसे बड़ी इकोनॉमी होनी चाहिए। कि यूएस जिसकी पॉपुलेशन आज 33 करोड़ है और भारत की 143 करोड़ है, 142 करोड़ के थोड़े ऊपर है, ये तो थोड़ा सरप्राइजिंग बात है कि भारत की अर्थशास्त्र अमेरिका से इतने सालों तक कम थी। सो एक्चुअली जो मैं इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ, इंडिया इज ओनली द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ ब्रॉडर ट्रेंड ऑफ ग्लोबल कन्वर्जेंस। एंड फाइनली विद इन इंडिया ऑल्सो देयर इज कन्वर्जेंस हैपनिंग। जो मैंने पहले बात कही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, नॉर्थ वर्सेस साउथ, ईस्ट वर्सेस वेस्ट, हमको आपस से बांटने वाले बहुत लोग हैं। लेकिन अब इंडिया में भी धीरे धीरे इकोनॉमिक कन्वर्जेंस हो रहा है, और जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, जैसे जैसे आप आज से 20-30 साल पहले अगर कोई दूसरे कम्युनिटी का आदमी दूसरे शहर में जाता था तो लोग बोलते थे कौन आ गया, कैसा आ गया। लेकिन आज के दिन इट्स बिकम वेरी इजी टू गो फ्रॉम कैलकाटा टू बैंगलोर टू बॉम्बे टू दिल्ली, इट्स प्लग एंड प्ले। सो ये भी हमारे देश का इंटरनल जो कोहेरेंस है वो हमारी पॉलिटिक्स को एक स्टेबिलिटी देता है, जो हमें ये इकोनॉमिक स्टेप्स करने में हेल्प देता है, बिकॉज वी आर नो लॉन्गर इंटरनली दैट डिवाइडेड। तो इस बात पे मैं अपने बेसिक प्रेजेंटेशन को विराम दूंगा और प्रश्नों के लिए खोला करूँगा। थैंक यू। दैट वॉज वंडरफुल। तो अब मेरे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे हर्ष भैया से, जो इज इन लाइन विथ सो दैट विल बी इन लाइन विथ जो इन्होंने ऑलरेडी यूट्यूब पे और अलग जो चीज़ें बोली है उस पे उन्होंने जो भी बोली है उसके बेसिस पे ही ये क्वेश्चंस है। सो अगर आपको ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन आज जो बात की उससे रिलेटेड नहीं है तो वो इनके डोमेन से रिलेटेड है। सो यू हैव ऑलरेडी आपने पहले बात किया है कि 2025 FY फाइनेंशियल ईयर के एंड में वी आर गोइंग टू टच 5 ट्रिलियन इन द GDP प्रोड्यूस। ये आपने 2019 में भी कहा था। हैज़ इट चेंज नाउ? देखिए, ऑब्वियसली कोई भी ऐसा कोई टारगेट होता है तो इट्स हाफ सब्सटैंटिव हाफ सिंबॉलिक, बट मैं आज भी ये बोलूँगा कि 2025 के एंड में जो हमारा नॉमिनल GDP आएगा इन द टर्म्स ऑफ रुपीज़ ऑफ लैक्स ऑफ करोड्स, उसके 2025 फाइनेंशियल ईयर के एंड में यानी 2025 मार्च अप्रैल के आसपास अगर आप तब के रफ डॉलर रेट से कन्वर्ट करेंगे तो 5 ट्रिलियन के आसपास ही होगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव राइट नाउ, दैट इज़ जस्ट माई पर्सनल प्रेडिक्शन, बिकॉज राइट नाउ पिछले 1-2 साल में डॉलर बहुत स्ट्रांग हो गया है। तो जस्ट टू आंसर कि रुपी टर्म्स में हमारी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा नहीं भागना पड़ेगा फॉर दैट टू बी ट्रू। even the rupee in low 70s with continuous growth plus some inflation will get us there. So that's what I meant by that. And you are also saying कि 2030 2030 में we will be 12 trillion, and because we are striving hard to be 10 trillion. Yes. And you are saying 12 trillion. That too you say that is conservative. So that is what is exciting. हाँ 2030 एंड में यानी वही FY 2031 मान लीजिए कि 12 ट्रिलियन डॉलर्स बहुत रियलिस्टिक एक आउटपुट है। देखिए क्या होता है कि जब 2003 में जब ग्रोथ स्टार्ट हुई थी तो किसी को लगा नहीं था 2007-8 तक उतनी ग्रोथ हो जाएगी। वो जब साइकिल स्टार्ट होता है देन इट गोज बियॉन्ड एनीबडीज इमेजिनेशंस, एंड एक तो वो साइक्लिकल एलिमेंट है। अब इंडिया में स्ट्रक्चरली बहुत सारी चीज़ें हैं, एक वॉरेन बफेट की एक बायोग्राफी आई थी स्नोबॉल। स्नोबॉल मीन्स कि एक पहाड़ से ऊपर से थोड़ा स्नो चालू हो रहा है, नीचे जाते जाते बहुत बड़ा हो जाता है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए बहुत सारे फैक्टर्स जो हेडविंड्स हैं उनको स्लो कर रहे हैं, डेमोग्राफिक्स, डेट, डिजिटलाइजेशन, वो सब हमारे लिए एक्चुअली टेल विंड्स हैं। अब इंडिया में जैसे जैसे मिडिल क्लास बढ़ेगा तो बहुत सारी पॉलिटिकल हॉट पोटैटोज, फॉर एग्जांपल
करोड़पति फार्मर्स को टैक्स करना, जो अभी पॉलिटिकली फिजिबल नहीं है। हालांकि कोई रीजन नहीं है करोड़पति फार्मर्स को टैक्स नहीं करने का, आप कोई गरीब फार्मर के पीछे तो नहीं जा रहे हैं। सर वो तो ओपन मार्केट दिया था तभी भी उन्होंने प्रोटेस्ट कर लिया, तो टैक्स तो बहुत नहीं, दूर मैं की बोल बात। रहा हूँ कि देखिए वो तो एक पर्टिकुलर रीजनल फोकस था, ये एक थोड़ा डिफरेंट फोकस है। एंड तब तक स्टेट कैपेसिटी क्या होगी, आज भी पंजाब में कोई एक्शन हुआ है विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। सो आई एम सिंपली सेइंग कि जो आज प्रॉब्लम आप किक डाउन द रोड कर रहे हैं, कल वो आपके फेवर में हो जाएगी। सेकेंडली, जो मैंने कहा कि रुपी विल बिकम अ रिलेटिवली हार्ड करेंसी, आपके इंटरेस्ट रेट्स जो डाउन आएंगे। थर्डली, आप ये सोचिए ना, द नंबर ऑफ पीपल हु आर कमिंग इन डेमोग्राफिकली, एंड मैं अभी आई थिंक कुशाल कहाँ पे बैठा हुआ है, उसके साथ में आ रहा था आज साथ में। आई मीन यू नो पीपल लाइक हिम हु आर पार्ट ऑफ दीज वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस इन द 20s, एंड आई मीट सो मेनी यंग पीपल, एंड ऑनेस्टली वी वर नॉट सो वेल अवेयर एट दैट एज। एंड आई एम नॉट वेरी ओल्ड, आई एम स्टिल इन माई mid-30s, बट मैं जब अपने अर्ली 20s के लोगों को देखता हूँ, द एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट इज नेक्स्ट लेवल। सो मैं एक सिंपल सवाल पूछता हूँ कि देखिए, क्या एक एवरेज भारतीय एक एवरेज अमेरिकन से कम है? ज़्यादा है सर। नहीं, मैं ज़्यादा भी नहीं बोलता, कम भी नहीं बोलता। अगर बराबर है तो राइट नाउ इफ द एवरेज इंडियन हैड द एवरेज अमेरिकन्स GDP per capita, our GDP would be 100 trillion. Not 3, not 5, not 10, not 12, 100 trillion, which is equivalent to the entire world's GDP right now. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफकोर्स वो 2030 में नहीं हो रहा। कहने का मतलब ये है कि टारगेट वो है। आज इंडिया में मैनी इंडियन वेल एजुकेटेड पीपल आर गोइंग टू अमेरिका एंड डूइंग वेरी वेल, बट अभी भी बहुत सारे जो US नहीं जा रहे, चाहे वो फैमिली रीजन से ना जा रहे हो, पेट्रियोटिक रीजन से ना जा रहे हो, कोई और रीजन से ना जा रहे हो। सो वी शुड नॉट अंडरसेल आवरसेल्व्स, बिकॉज इवन $12 trillion by FY31 will only mean $8,000 per capita income. Right now, US per capita income in 2022-2023 is $75,000 per person plus more. So it requires a compounding of 16-17% in dollar terms or a bit more. So that requires 8-9% growth, some inflation and some rupee appreciation. So वो number आपका थोड़ा 19-21 वो अलग बात है, but because the dollar rupee trajectory will change and our intrinsic growth will improve, I think, and of course our population is slowing, so per capita growth is a bit faster than overall growth. I think it is feasible, and I understand why people don't want to publicly say this, because people like ये तो ऐसी बड़ा चढ़ा के बोल रहा है। But even Mukesh Ambani is on record saying 10 trillion by 2030, तो मैं तो 2 trillion ही ज़्यादा बोल रहा हूँ। वही मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन वही था जो आपने आंसर कर दिया कि हम लोग 7-8% पे ग्रोथ कर रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं ज़रूरत पड़ेगी 16 या 17% की, वो आपने आंसर दे दिया सर। Even the 7-8% by the way might accelerate. So अगर आप एक चार्ट था 1980s से अभी तक, अर्ली 1980s से अभी तक, हर 10 साल हमारा एवरेज पर कैपिटा ग्रोथ रेट हर 10 साल 1 percentage point से बढ़ रहा है। आई एम जस्ट टेकिंग आउट द कोविड ईयर बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन्स। सो आप अगर रफली बोलेंगे से 1979 to 2019, those 40 years, it increased by 4 percentage points and very relatively smoothly. And by the way, it coincides with the demographic transition जो रुका नहीं है, जो चाइना को रुक गया है. So it's not a complete coincidence. That's not the only factor, but it's not a complete coincidence also. So this just puts us in the next question, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन बहुत ही फैंसी वर्ड यूज़ किया जाता है, बहुत ही ओपनली, बहुत ही इजीली और बहुत ही डेरोगेटरी वे में। सिंस आई थिंक जब से मेरे पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स भी यंग थे तब से सुनते आ रहे हैं। एलॉन मस्क सेज कि जो डेमोग्राफिक या पॉपुलेशन इम्प्लोजन होने वाला है वो एक प्रॉब्लम देने वाला है। तो इसमें आगे क्वेश्चन ये है कि रिसोर्सेज, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, ये सारी चीज़ें चैलेंज रहेगी जब हमारी मतलब पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, और बिकॉज वी आर नाउ गोइंग टू बी और वी आर ऑलरेडी द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। 1980s में एक बेट हुआ था बिटवीन टू अमेरिकन एकेडमिक्स, वन वॉज जूलियन साइमन, दूसरे का मैं नाम भूल रहा हूँ। दूसरे जो पर्सन थे, ही इज़ ऑफ अ मैल्थूजियन स्कूल। मैल्थूजियन आर्ग्यूमेंट ये होता है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, दुनिया में लिमिटेड रिसोर्स हैं, तो अल्टीमेटली सब भूखे हो जाएंगे या कुछ हो जाएगा, कोई डिजास्टर हो जाएगा। जूलियन साइमन वॉज ऑफ अ डिफरेंट व्यू। ही सेड द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इज द ह्यूमन ब्रेन। आपको हाथ दो हैं, ब्रेन एक है,
and they took a bet कि 10 years में inflation adjusted all these commodities will be cheaper. Julian Simon said it will be cheaper. The other guy said it. Paul Theroux, I forgot the last name. He said it won't. Julian Simon won the bet. Now he might have gotten lucky over a 10-year period, but if you take a 100-year track record in real inflation terms, especially as a percentage of GDP, almost all commodities have consistently gotten cheaper. एंड ओवर पॉपुलेशन क्या होता है, हम लोग मतलब मुंबई में बैठ के तो ओवर पॉपुलेशन की बात नहीं करनी चाहिए. मतलब अब इधर ये जब ट्रांस हार्बर लिंक खुल जाएगा और हम जब नवी मुंबई और उसके आगे करजे तो ये सब एक्सेसिबल हो जाएगा. आप उधर जाइए, अभी आप शिरडी के मंदिर जाइए या त्रिम्बकेश्वर जाइए, रास्ते में आपको चारों तरफ खाली खाली दिखता है. आप ट्रेन से कभी जाइए तो ये दिस इज अबाउट एक्सेसिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, नॉट द रिसोर्सेज नॉट बीइंग देयर. एंड सेकेंडली एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज. वही पेट्रोल अगर आप एफिशिएंसी 10 है, कल को आप 20, जो फेमस ऐड है कितना देती है, 30 कर दें, हाइब्रिड में डाल दें. सो एंड न्यू टेक्नोलॉजीज आर कमिंग. People have been talking about peak oil supply for 50-60 years. Now they've finally given up. Now they're talking of peak oil demand. They're saying demand will peak first because fracking started in America in the 10-15 years ago. So never underestimate human ingenuity. So because you have also said, पहले कोई एक video I was watching, उसमें आपने कहा था कि China is equal almost to us in population. उनकी majority population over a billion, almost over a billion population lives in that 25% east coast lands. And Yes. अगर Google Maps में भी देखेंगे तो सारी एक्सप्रेस भी उधर की है, तो भी वो इतना आराम से कर रहे हैं सस्टेन, गिवन इतना खाली है. तो So China, in fact, core China is very similar to Indian size. This massive Xinjiang and Tibet and Inner Mongolia region is effectively a buffer zone between them and us, between them and Central Asia, and between them and Russia. Sardar Patel had warned Jawaharlal Nehru, but वो बात नहीं हुई, कोई बात नहीं. And unfortunately, their armies are very close to our populated areas now. But historically, core Han China is very much on the eastern coast. But इसका economic aspect ये important है कि they were relatively close to the sea coast, so they had an advantage, but they were not complacent. They still built infrastructure. Our core population is away from the sea coast, is in the river belt, और हम अब जाके finally population बना रहे हैं. So we will also now catch up. So we are just building our population now. We are building the infrastructure in our core population base. For example, यूपी में अब जो expressways बन रहे हैं, जो dedicated freight corridors बन रहे हैं, जो these RRTS जो NCR के चारों तरफ बन रहे हैं, right? Because see, the point is कितने लोग migrate करेंगे from UP and Bihar to Maharashtra and Tamil Nadu. एक तो बेचारे मेहनत करके आते हैं, फिर there are local political tensions हो जाते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है. It is not good for any Indian's dignity, right? So this is a good short-term solution, but you have to create infrastructure there also. Organically over time populations will shift, that is separate. But for the foreseeable future, you must create infrastructure there. And finally, अब जिसको आप डबल इंजन सरकार बोल लीजिए, एक फोकस सरकार बोल लीजिए, because it is very easy to spend infrastructure. Infrastructure is a classic long gestation project. आप मुंबई में देख लीजिए, इतने सारे रोड्स में मेट्रो बन रहा है, तो शॉर्ट टर्म में तो it has actually become more inconvenient because वो रोड आधी ब्लॉक हो गई है, पोल्यूशन बढ़ गया है. But long term it benefits us. So if people understand that it is for our long-term good, they support such politicians. If people get carried away with short-term gifts, etc., they don't support. So it is a bet on the Indian people, which some of the politicians have taken, and we can only hope they succeed. So this now again smoothly transitions us into the next question, जहाँ पे अभी एक आपने बोला कि efficiency maybe with technology, if we use things better, resources की कमी नहीं रहेगी. Yeah. But now we see कि farmers हैं, उनकी next generation जैसे literate हो रही है और वो access to mobile internet, they see another kind of world. They are aspire to be that. They are leaving farming, right? ये worry है कि ये opportunity है, क्या है? No, this is a very good trend because any rich country as a percentage of population always has lower number of farmers. आप एक simple सा, it's very easy to understand. See, हम economics हो या science हो, हम जब कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स यूज़ करते हैं तो हम समझ नहीं पाते. आप देखिए, अगर 100 लोग हैं और 100 में से 50 आपका खाना उगा रहे हैं और 50 बाकी काम कर रहे हैं,
वर्सेस 100 लोग में से 2 लोग खाना उगा रहे हैं और 98 बाकी काम कर रहे हैं, कौन सी सोसाइटी ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी? ऑब्वियसली 98 वाली, राइट? दैट इज ऑल दैट इज टू अंडरस्टैंड. सो अल्टीमेटली हमें वो खाना उगाने से मतलब है ना. अगर 50 के बदले अगर 2 लोग लग रहे हैं तो यानी 48 पीपल हैव बीन फ्री टू डू समथिंग एल्स. सो विच इज वाई जब कोई बोलते हैं ना जॉब लॉसेज आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, बट इंपॉर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट का एक सेफ्टी नेट हो, हमारे पास ह्यूमन कैपिटल हो, एजुकेशनल स्किल ट्रेनिंग हो, कि वो नेक्स्ट जनरेशन ऑर्गेनिकली ब्लू कॉलर जॉब्स, वाइट कॉलर जॉब्स, चाहे वो अर्बन एरिया में आए या रूरल एरिया में बाकी इंडस्ट्रीज खोलें, वो ऑप्शन रहे. लेकिन ज़बरदस्ती, मैं नहीं बोल रहा, आप बोल रहे हैं, कोई कई बार सोचते हैं कि ये नुकसान हो जाएगा. दैट इज़ द रॉन्ग वे टू थिंक. दैट इज़ द वे टू पॉवर्टी. दैट इज़ नॉट द वे टू अपॉर्चुनिटी. बिकॉज आपके वीडियोस देखने के पहले तक मेरा क्वेश्चन हमेशा ये रहता था कि हम लोग फार्मिंग क्यों नहीं टेकअप कर रहे हैं. हम तो सब कोई इंजीनियर बन रहा है या स्टार्टअप्स खोल रहे हैं, तो हम स्टार्टअप्स फार्म में क्यों नहीं खोल रहे, जैसे बहुत लोग खोल रहे हैं अभी, नो डाउट. तो मेरा भी यू गिव दिस आंसर, एंड क्योंकि यू सेड वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि अमेरिका हु इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फार्म गुड्स, सिर्फ 1% पॉपुलेशन उसको प्रोड्यूस करती है और एक्सपोर्ट भी सबसे लार्जेस्ट करती है. तो ये कैसे हो रहा है? Because of automation, because of course they have fertile soils like we do also. In fact, as a percentage of land amongst the large countries, India has the most arable land even today. But basically it's automation. आपकी society rich होती है, so you can afford more tractors and bigger combines and bigger harvesters and more automated. So that is all it is. देखिए, हमारा इंटेंशन सही है. एक ज़माने में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद कुछ संघ परिवार के ऑर्गेनाइजेशन भी, मैं खुल के बोलता हूँ बिकॉज वी टेक, मेरे सिंपैथी क्लियर है एंड लेकिन हम गलतियाँ हम भी करते हैं. एक बार हम कंप्यूटर्स को अपोज कर रहे थे शायद 1980s में, Yes. ये सोच के कि क्या होगा. तो बट दैट इज़ नॉट द वे टू थिंक अबाउट इट. आप इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ नॉट कि आप ज़बरदस्त. देखिए, मिल्टन फ्रीडमैन एक इकोनॉमिस्ट, जिन्होंने एक फेमस जोक बोली थी कि अगर आपको सबको नौकरी देनी है तो आप सबसे एक शॉवल से भी क्यों खुदवा रहे हो, आप चम्मच से खुदवाओ. चम्मच से खुदवाओगे तो सब लगे रहेंगे. तो मनरेगा का भी एक्सट्रीम वर्जन. जी, मनरेगा को भी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने ज़्यादा प्रैक्टिकल कर दिया है कि प्राइवेट फार्म्स में अलाउ कर रहे हैं टू क्रिएट मोर ड्यूरेबल एसेट्स. बट आई एम सेइंग, सी, जस्ट मेक वर्क डज नॉट रिजल्ट इन प्रोडक्टिविटी. इट हैज़ टू बी डन इन अ वे दैट एक्चुअली मोर गुड्स, मोर सर्विसेज, मोर स्टफ इज प्रोड्यूस्ड. काम पे लगाना तो बहुत आसान है. So you have to, what is the output is the important, not कितने लोग लगे हैं. That is not important. Okay. जिसको क्वेश्चंस पूछना है वो हाथ रेस कर लीजिए. वॉलंटियर्स आएंगे, कोई भी प्रॉम्प्ट नहीं करेगा बीच में. वॉलंटियर्स आएंगे, पेपर एंड पेन दिया जाएगा, वो स्क्रीन होके मेरे पास आएंगे. सो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. ओके, सो ये थोड़ा सा फ्लो कंटिन्यूटी में आई एम जस्ट लुकिंग एट इट कि देयर इज़ वन इंटरेस्टिंग थिंग विच जस्ट केम ऑन. आई डोंट नो इफ आई हैव हर्ड योर व्यूज़ और मैंने किधर से और से सुना है. शुड द गवर्नमेंट स्टार्ट शोइंग द डेटा एंड बी आंसरेबल टू द सिटीजन्स कि ये जो टैक्स कलेक्ट हो रहे, जो रिकॉर्ड टैक्स कलेक्ट हो रहे इवन ड्यूरिंग द कोविड, इसका ROI क्या है? क्योंकि अगर ROI बेसिस पे हम लोग जब कंपनीज में फायर हो जाते हैं या हमें फंडिंग नहीं मिलती तो हम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट इनोवेशन को पुश करते हैं. वैसे ही ये बहुत एफिशिएंसी प्रूव कर सकती है. तो नहीं, देखिए, ROI क्या होता है गवर्नमेंट केस पे तो मेजर करना मुश्किल है. बट वो एक बात जो मैं आपसे फुल्ली, क्योंकि सोशल प्रोजेक्ट्स हैं, उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है. लेकिन एक बात जो फुल्ली एग्री मैं करता हूँ कि नॉट जस्ट द यूनियन गवर्नमेंट बट स्टेट गवर्नमेंट्स एज वेल एज लोकल गवर्नमेंट्स, और मुंबई की तो म्यूनिसिपैलिटी के पास बहुत रिसोर्सेज हैं. फॉर एग्जाम्पल, उन सबकी वेबसाइट्स में क्लियर एक्सेल डाउनलोडेबल डेटा होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए. इनफैक्ट देयर शुड बी वन वेबसाइट इन विच सारे म्यूनिसिपैलिटी के अक्रॉस ईयर्स सिमिलर हेड्स आप डेटा डाउनलोड कर पाओ. राइट नाउ स्टेट गवर्नमेंट के बजट्स एंड म्यूनिसिपैलिटी के बजट्स को एक्सेस करना ही इम्पॉसिबल है. तो आप उसको जियो मैप करो कि फॉर एग्जाम्पल ये मुंबई का म्यूनिसिपैलिटी का ये कैपेक्स इस पर्टिकुलर रोड पे तब खर्चा हुआ था इस कॉन्ट्रैक्टर को देके. सो बार खराब हुआ, कितने बार वापस. तो ट्रांसपेरेंसी इज द बेस्ट सोल्यूशन इन दैट केस. उससे ऑटोमेटिकली लोग एक्टिविस्ट बोलेंगे खराब हुआ, कितनी बार खराब हुआ, तब उनको समझ आएगा कि शायद इसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ चल रही है. सो इट्स अबाउट मोर डेटा, मोर स्टैंडर्डाइज्ड डेटा, मोर मशीन रीडेबल डेटा, सो दैट रिसर्चर्स कैन प्ले अराउंड विद इट.
उसका ROI तो मेजर करना सब्जेक्टिव हो जाएगा, बट डेटा बहुत डालना अभी भी बाकी है. वी आर स्टिल बिहाइंड इट, Okay. स्पेशली नॉन यूनियन गवर्नमेंट लेवल पे. All right. So, as our main topic head says, Long India, bullish for next 25 years, approaching our 100 years of independence. BJP और NDA is already in its second term. वो आपके definition में फोकस सरकार है या डबल इंजन सरकार जो मिलती है, एंटी इनकम्बेंसी किक होगी कभी ना कभी नेक्स्ट 5 साल में, तो कभी 5 टर्म्स ऑफ इलेक्शंस में तो कभी ना कभी होगी. तो हमारा जो ये ग्रोथ है 25 साल का, ये कितना वल्नरेबल है या कितना रोबस्ट है? आई थिंक 2012 या 13 में एक मुंबई में कोई बड़े इन्वेस्टर्स का टीवी इंटरव्यू हो रहा था, और उसमें बहुत लोग ये डिस्कस कर रहे थे देश का पॉलिटिक्स और करप्शन स्कैंडल्स जो उस समय बहुत न्यूज़ में आ रहे थे. और उसमें राकेश झुनझुनवाला जी जो अब नहीं रहे, उन्होंने कहा कि देखिए नहीं वो ठीक है, हो जाएगा. वो इसलिए कहा कि देखिए यार आपका प्रश्न एकदम सही और नेचुरल है कि आप जो हर चीज थीसिस बता रहे हो, इज इट डिपेंडेंट ऑन अ पर्टिकुलर पार्टी स्टेइंग इन पावर? यू हैव टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स इज ऑल्सो एंडोजेनस टू दिस इकोनॉमी एंड सोसाइटी. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? कि ये राजनीति भी हमारी अर्थशास्त्र से और हमारी एक तरीके से जो सभ्यता है उससे जुड़ी हुई है. क्योंकि जैसे जैसे ये देश थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा हो रहा है, ज़्यादा अमीर हो रहा है, एक तो लोग आपस में जुड़ रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि अलग अलग शहर और प्रांत मेल्टिंग पॉट वर्सेस मेल्टिंग पॉट हो रहा है. अलग अलग जाति के लोग आपस में शादी कर रहे हैं, अलग अलग लोग इधर के हैं, उधर रहते हैं, कहीं और उनका ननिहाल है, कहीं और उनके दादी का घर है. तो एक ऑटोमेटिकली एक इंडियन आइडेंटिटी, और मैं बहुत खुल के बोलता हूँ एक स्ट्रॉन्ग इंडियन हिंदू आइडेंटिटी डेवलप हो रही है. एक्चुअली धार्मिक इज द बेटर वर्ड मोर देन हिंदू, जो एक डेवलप हो रही है, जिसके कारण एक नेशनल सिविलाइजेशनल विजन बन रहा है. सर आपका तो फैमिली बैकग्राउंड तो अखंड भारत से लेना देना है. हाँ, मैंने इस बार एक बार कहा था डिबेट में, क्योंकि मेरी दादी वॉज बॉर्न इन लाहौर एंड माई वाइफ इज़ बंगाली एंड हर ग्रैंड मदर ग्रू अप इन व्हाट इज़ नाउ बांग्लादेश एंड इवन म्यांमार एक्चुअली, एंड नाउ आई एम इन मुंबई एंड सो तो हम लोग का तो एक तरीके से, और बहुत लोग हैं इधर ऐसे. तो कहने का मतलब ये है कि देयर इज़ अ नेशनल सिविलाइजेशनल विजन. तो अब वो पार्टी जो है, पार्टी पॉलिटिक्स, वो पार्टी इज़ जस्ट ए व्हीकल. आज वो बीजेपी हो सकती है, कल वो कोई और हो सकती है, बट क्योंकि जब तक लोगों का क्लियर है कि हमारे लिए ये 2-4 चीज़ नॉन नेगोशिएबल हैं, देश की यूनिटी, सिविलाइजेशन इंटेग्रिटी, देश का लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रोग्रेस, वो जब तक वो डिबेट का एक तरीके से साइड गार्ड रेल्स रहेगा, उसके अंदर कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स हो सकती है. देयरफॉर आई एम नॉट वेरी वरिड अबाउट कौन रिप्लेस करेगा. ऑफ कोर्स दैट इज नॉट टू से दैट टॉप लीडरशिप डज नॉट मैटर, एंड आई ऑनेस्टली बिलीव नरेंद्र मोदी इज वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ लीडर. तो उनका नहीं होने से ऑन द मार्जिन नुकसान हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इवन फॉर अ वेरी टॉप लीडर वो नुकसान गोइंग फॉरवर्ड, जो ऑलरेडी इतना काम हो चुका है, वो इतना भारी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रक्चरल फोर्सेस सोसाइटी के ऐसे हो गए हैं कि दे विल फाइंड समबडी और सम पार्टी हु विल बी इन दिस ब्रॉड विजन. सर बिकॉज कैसा है कि आपकी ये जो बुक है द न्यू आइडिया ऑफ इंडिया, इसमें पढ़ के ही मुझे थोड़ा और डाउट हो रहा है कि जो हमने हिस्ट्री देखी है, और इसमें आपने बहुत ब्यूटीफुली कोलेट किया है सारे इंस्टेंसेस, कि जो एक नेहरूवियन आइडेंटिटी के पीछे अभी भी भागते हैं ये लोग. Yes. और वो इंडिया को भी तोड़ना चाहते हैं, स्पेशली इंडिया मीन्स धार्मिक रिलीजन्स, सो उसके अंदर तोड़ना चाहते हैं. ये आप मतलब आर यू स्टिल श्योर, बिकॉज यू हैव ओनली रिटन दिस? देखिए इसमें ये है कि देखिए नेहरूवियन इज नॉट द सेम एज नेहरू, गांधीयन इज नॉट द सेम एज गांधी, अम्बेडकराइट इज नॉट द सेम एज अम्बेडकर एक्सेट्रा. नेहरू जी वॉज ऑल्सो टेम्प्टेड, फॉर एग्जाम्पल उनको आई थिंक आचार्य कृपलानी जी ने कहा था पार्लियामेंट में कि आई चार्ज यू विद कम्युनलिज्म, यू आर ब्रिंगिंग द हिंदू कोड बिल, you are not brave enough to bring the Muslim code bill, and therefore the uniform code bill is what he meant, uniform civil code. If you bring it, they will not oppose it. This was in the year? I think this is early 1950s. Okay. तो आज से करीबन 70 वर्ष पहले. So there are many reasons for that, because you see there was a lot of opposition, conservative opposition to Hindu laws being reformed as well at that time. But वो हुआ,
And I think one of the reasons the Congress did not reform the Muslim laws was उनको लगा कि that becomes a useful vote bank for them. उनको हमेशा ये डरा के रखने के लिए कि अगर हम नहीं होंगे, अगर वो जनसंघ वाले आ जाएंगे तो आपके पर्सनल लॉस का क्या होगा. Now that does not mean that Nehruji was not a patriot. I would not go that far. I think he was a patriot. He just used it opportunistically, which he should not have. अब Nehruvians may not even be that patriotic. Nehruji might have been, Nehruvians may not be. और आज का जो opposition है, they are तो going outside of India and saying India में democracy नहीं है. They just won a state election but democracy नहीं है. I don't understand. They are not discussing their own state elections. So, unfortunately, the current opposition right now is very, very discouraging. And actually, that's not good for Indian democracy also. BJP should have more healthy competition. But अभी current opposition को देख के किसी को भी कोई गलत forces को support कर रहा है पंजाब में, कोई गलत forces को इधर उधर support कर रहा है. This unfortunately for the time being there is no alternative. But जिस टाइप की उनकी फंडिंग है, मीडिया जैसे कंट्रोल में है, इवन मीडिया एज इन फॉर इंटरनेशनल मीडिया, बीजेपी ऑलवेज हैज टू कीप रिएक्टिंग एंड पुशिंग. वो शांति से कभी बैठ तो पाते ही नहीं है. तो कोई भी बड़ा काम शांति से थोड़ा होता है. So that's a good sign. आप देखिए, I say in the global table, global high table, either you are a diner or you are the dinner. Okay. Right? No. तो आप अमेरिका भी आपको चाहता है कि थोड़ा सा स्ट्रांग हो कि चाइना कंट्रोल में आ जाए, बहुत स्ट्रांग ना हो. Yes. और बहुत स्ट्रांग भी हो जाए तो ये मोदी जैसे लोगों के नीचे स्ट्रांग ना हो. सो कोई भी नहीं चाहता कि कोई पीयर को आए. दोस्त भी दोस्त से जलते नहीं है क्या? तो ये तो अगर दोस्त नहीं भी मानता, दोस्त मानता हूं तो भी आपको मानना पड़ेगा. तो आपके पीछे तो आप खुद ही हैं. तो इसमें तो ये नेचुरल सी बात है. That's so true. That's so true. Sir, तो अभी आई कॉल यू भैया, सो या सेक्युलर जो मीनिंग है उसका ये है कि स्टेट, जो ओरिजिनल मीनिंग जो मुझे पता है, मे बी रॉन्ग, कि जो स्टेट है और रिलीजन है, स्पेशली चर्च वर्सेस स्टेट, उसका सेपरेशन हो, इसलिए सेक्युलरिज्म रहे. वो क्राइस्ट का जो या क्रिश्चियंस का जो प्रोपोगेशन था आउटसाइड, उसको उन लोग ने पुश करने के लिए इसको सेक्युलर बना दिया, जो आज का कॉमन है कि सब अपना प्रैक्टिस कर सके. ये अभी क्या चल रहा है? व्हाट इज एक्चुअल सेक्युलर इन टुडेज प्रैक्टिस एंड थियोरी के डिफरेंस? इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो तो सेक्युलरिज्म है ही नहीं, क्योंकि इधर अलग अलग रिलीजन के लिए अलग अलग लॉ है. तो ये तो कोई भी डेफिनेशन से सेक्युलर नहीं है. तो आप इंडिया का जो नेहरूवियन सेक्युलरिज्म, इसको तो आप भूल ही जाइए. एक सेपरेट डिस्कशन होता है. मुझे कई मित्र कई बार बोलते हैं कि देखिए, धार्मिक सभ्यता में सेक्युलरिज्म की ज़रूरत नहीं है, ये क्रिश्चियन इम्पोर्ट है. एक्चुअली में ये बात सही है, क्रिश्चियन इम्पोर्ट नहीं है, लेकिन क्रिश्चियन इन्वायरमेंट से इम्पोर्ट है. ये बात सही है कि यूरोप में 16th सेंचुरी में कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स वर किलिंग ईच अदर. उनके बहुत, जैसे आज आइसिस का शिया सुन्नी का वॉर आपका सीरिया इराक में चल रहा है. Actually, at one point, Germany की 30% of the population got killed. The European wars of religion. तो वो उस जमाने का आइसिस चल रहा था उधर. तो एक दिन जब वो सब एक दूसरे को मार के जब थक गए, बोले और मारने को ज़्यादा यंग लोग नहीं बचे, वो then they came to a समझौता. That समझौता was understood as the basis of secularism. तो 1648 Treaty of Westphalia etc etc. अब इंडिया में वेदर आप मान लीजिए धार्मिक पंथों में बहुत सद्भावना है, बहुत सामन्वय है, ठीक है, लेकिन इधर तो भी मोनोथियस्टिक प्रोसेलिटाइजिंग अब्राहमिक फेथ्स हैं. आपको रिलीजन को कोई, व्हाट इज द व्यू यू आर गोइंग टू हैव टुवर्ड्स क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स हियर. सेकेंडली, अगर पहले ज़माने में कोई गुप्ता डायनेस्टी या मौर्य डायनेस्टी का कभी कोई बौद्धिस्ट, कोई बौद्ध था, कोई शैव था, कभी किसी ने शाक्ता मंदिर को रुपए दे दिए. आज के दिन तो कोई पर्सनल किंग नहीं है. You have a state which is a democratic state. तो आप पंथ निरपेक्ष होना बहुत ज़रूरी है. आप धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकते. तो इंडिया में सेकुलरिज्म का अर्थ ये होना चाहिए कि आपको पंथ निरपेक्ष होना है, धर्म निरपेक्ष नहीं होना. तो आप उस पंथ निरपेक्ष में लॉ सबके लिए बराबर होने चाहिए. आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 9 जो हिंदू इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ है, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा. इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स करने हैं. आपको अल्टीमेटली हिंदू टेम्पल्स को भी फ्री करना पड़ेगा. लेकिन उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स है कि हमारे हिस्टोरिकली बहुत कास्ट प्रॉब्लम्स चल रहे थे. तो आपको उसको भी समझना पड़ेगा कि उसको गवर्नमेंट ने एक्ट 1 क्यों टेक ओवर किया, उसका क्या रैशनल था.
तो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, इसलिए आरएसएस फॉर एग्जांपल इसे खुल के कोई व्यू नहीं ले रही फॉर एग्जांपल. बट लॉन्ग रन में, नाउ दैट द वर्ल्ड इज अ ग्लोबल रियलिटी, एंड इवन इफ यू ओनली हैड धार्मिक पंथ्स, you would still need some पंथ निरपेक्षता, चाहे आप उसको सेक्युलरिज्म बोले या कोई और वर्ड बोले. वर्ड इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट. Sect neutral. सेक्ट न्यूट्रल इज द रियल डेफिनेशन, रियल ट्रांसलेशन ऑफ पंथ निरपेक्ष. बट आप धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकते. सो दैट इज हाउ आई वुड डिफाइन इट. सर बट फिर भी थोड़ा डेप्थ में, क्योंकि सेक्ट हमारे लिए हो गया कि एक हिंदू के अंदर भी सेक्ट्स होते हैं अलग अलग. हाँ. तो सेक्ट न्यूट्रल एंड सेक्युलर स्टिल इज सो नॉट इन द वेरी सेंस क्लियर. कि यू कैनॉट हैव पर्सनल लॉज फॉर डिफरेंट संप्रदायस. Okay. You cannot have different laws for different panths in terms of education, etc. And by definition, it will also apply to non-Hindus. Now, when it comes to non-citizens, at least to begin with, the CAA is perfectly fine. The CAA was never about any Indian citizen. Yes. The CAA was about dharmic panth followers in countries surrounding us, which were historically a part of India, जिनको हमने partition के time में एक तरीके से abandon कर दिया था. जिनको नेहरू लियाकत पैक्ट के हिसाब से हमें फॉलो अप करना था, हमने फॉलो अप नहीं किया. वो हमारा एक मॉरल फेलियर था. एंड वॉट एवर एल्स इज रिक्वायर्ड इन द फ्यूचर टू डिफेंड धर्म. बट यू कैनॉट कम टू अ सिचुएशन, बिकॉज यू सी आज भी कुछ लोग खड़े होकर बोलते हैं कि आर्य समाजी हिंदू नहीं है. Okay. सम वेरी कंजर्वेटिव पीपल्स. कोई और खड़ा होकर बोलता है वो हिंदू नहीं है. कोई खड़ा होकर बोलता है अगर आप साईं बाबा के मंदिर में जा रहे हैं आप कैसे हिंदू हो सकते हैं. अगर हम जिस दिन, ये मुसलमानों में इसको बोलते हैं तकफीरी, एक्स कम्युनिकेशन, जिस दिन हिंदू तकफीरी पे उतर गया तो हिंदुइज्म ही खत्म हो जाएगा. सो बट अपने यहाँ पे तो चार्वक जो महर्षि रह चुके हैं वो तो अधीश थे, हेडोनिस्ट से. उनको भी हम एक धार्मिक पंथ मानते हैं. Right. आप मानते हैं, मैं मानते हैं, लेकिन कई लोग हैं जो उनको आज भी एक्सकम्युनिकेट करने को तैयार हैं. तो उस टेंडेंसी को कंट्रोल करने के लिए आपको एक पंथ निरपेक्ष एक वर्ल्ड व्यू चाहिए जो धर्म निरपेक्ष. हमारे यहाँ तो अघोरी इसको भी आदर, हमारे अघोरीज भी माने जाते हैं. हमारे चार्वक के बारे में श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बात करा हुआ है पार्लियामेंट में या इंटरव्यूज में. तो आवर व्यू इज वेरी सिंपल, म्यूचुअल रिस्पेक्ट. मैं अपने स्पिरिचुअल मोक्ष की बात करूंगा. आपके लिए जो वर्क करता है आपके लिए वर्क करता है. आई एम नॉट गोइंग आउट ऑफ माई वे कि अगर आप ये नहीं करेंगे यू विल बी डैम्ड टू हेल फॉर एवर. यू मस्ट बिलीव दिस, यू मस्ट डू दिस, अदरवाइज यू आर डैम्ड फॉर एवर. जहां पे वो वर्ल्ड व्यू नहीं है वो ऑटोमेटिकली वो धार्मिक ही हो गया है. देन इट कम्स डाउन टू योर पर्सनल वर्ल्ड व्यू. उसके बाद जो भी डिटेल है कि ये रिचुअल होना चाहिए, राइट होना चाहिए, वो धर्म का पार्ट नहीं है, वो धर्म का एक सबसेट है, वो उस पंथ का पार्ट है. ओके. तो पंथ को, अलग अलग पंथ को के तरफ न्यूट्रल रहना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड एट द सेम टाइम एक सेक्युलर, देखिए आज के दिन सेक्युलरिज्म, जब नेपाल सेक्युलर बना उधर क्रिश्चियन प्रोसेलिटाइजिंग बहुत बढ़ गई. राइट. वो, लेकिन एक उसका एक बहुत कारण हमें समझना पड़ेगा कि आज के दिन ये जो रीजन है बहुत गरीब है. सो दिस अ लॉट ऑफ विच गोज बैक टू लॉन्ग इंडिया, राइट. सो इफ यू आर सो पुअर दैट इवन इफ द मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन द वेस्ट आर नो लॉन्गर वेरी डिवाउट क्रिश्चियंस, some are giving money, and maybe the people of missionaries might be of Korean origin, might be of African origin. Until you don't have organizations of your own who have rich resources behind them, you cannot fight back. और तब तक हमारे सेकुलरिज्म को ये कन्वर्जन थ्रू फ्रॉड, मनी एंड ये सब रोकना पड़ेगा. क्योंकि सिस्टमैटिकली गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करती है कन्वर्जन होने में. ये रोकना पड़े. इट इज एक्चुअली वेरी सिमिलर टू द ट्रेड पॉलिसी जो मैंने बोला था ना. टेक्निकली फ्री ट्रेड इज थियोरेटिकली ओपन फॉर एवरीथिंग, राइट. बट जब किसी का मैन्युफैक्चरिंग बेस बहुत सॉलिड बना हुआ है, आप चालू कर रहे हैं, तो आप डे वन पे पूरा खोल सकते हैं. नहीं. तो वेरी सिमिलरली व्हेन बाहर से बहुत सिस्टमैटिकली पैसा आ रहा है तो उसको अलाउ करना सेक्युलरिज्म नहीं है. सेक्युलरिज्म इन एनी वेज हैज टू डू विद सिटीजंस ऑफ योर कंट्री फर्स्ट. बाहर वाले को कंट्रोल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. राइट. सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय ओन रिसर्च. इस चीज़ में जो आपने कहा, ये पॉजिटिव लिबर्टी या नेगेटिव लिबर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट ये है क्या? नहीं, देखिए फिलॉसफी में नेगेटिव लिबर्टी होता है कि बस आपकी लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को डिफेंड कर रहे हैं कि आपके खिलाफ कोई कुछ ना कर पाए, हम उतना स्टेट बनाएंगे. ओके. तो गवर्नमेंट की इतनी पावर्स होनी. हाँ, उसको कुछ लोग बोलते हैं नाइट वॉचमैन स्टेट. जॉन रॉल्स और रॉबर्ट नोजिक के डिबेट्स हुए थे आज से 50 साल पहले. पॉजिटिव लिबर्टी इज, ठीक है,
you cannot live a good life without having some additional resources. But ये एक philosophical debate है in the sense कि इंडियन स्टेट का खासकर इस गवर्नमेंट का व्यू ये है कि you must have all the resources like sanitation, electricity, etc. वो effectively right है, बट मैं उसको एक राइट टू बोल के एक फंडामेंटल लॉ बना के मैं उसमें एक ये ना मैंने राइट तो बना दिया, फिर मैं ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं कर Socialist हो रहा, जाएगा. मैं ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, मैंने इसको राइट बना दिया कि मैंने पार्लियामेंट में बोल दिया. आपने राइट टू एजुकेशन 2009 में लॉ बना दिया, बट उसके कारण बहुत सारे बजट प्राइवेट स्कूल्स एक्चुअली बिकेम इलीगल. वो भी सेक्युलर नहीं है. वो प्लस उसमें सेक्युलर भी नहीं है उसमें, क्योंकि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं they were exempt from the 25% quota, they were exempt from regulations. And if Hindus were running a school, even if they did not receive 1 rupee from the taxpayer, they had to follow the regulations. Whereas minority schools who got taxpayer rupees, they did not have to follow the regulations. That RTE Act along with the 93rd Amendment, ये reason हुआ था. So the important thing is not to declare something a right. The important thing is to make sure it is available. But it should not be seen as a right आज के दिन है डेवलपमेंट में. कल को कोई आके ये ना बोले ना कि एवरीबडी मस्ट गेट 10,000 रुपीज पर मंथ नो मैटर व्हाट. उस मेंटालिटी को प्रिवेंट करना है while empowering people. Like unlimited cash transfers for example. Okay. जो आज जैम ट्रिनिटी के कारण टेक्नोलॉजिकली तो बहुत ईजी है करना. ये इसकी जो टाइमिंग है जैम ट्रिनिटी की, ये कोविड के साथ बहुत टाइमिंग के साथ आई, क्योंकि वो पहले सेट हो चुकी थी इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर ये हुआ. वरना और मोर ब्रॉडली अगर इंडिया वाज नॉट सो डिजिटल बाय 2020, आई थिंक रोज का जीना कितना मुश्किल हो जाता. लाइक फॉर एग्जांपल जस्ट गेटिंग ऑर्डरिंग फूड, ऑर्डरिंग मेडिसिन्स. जस्ट इमेजिन फेसिंग दैट पैंडेमिक नॉट इन 2020 बट इन 2010. मैं तो उससे पहले की बात भी नहीं कर रहा हूँ. It really made a huge difference. And then of course the whole vaccination program, और वैक्सीनेशन का e-सर्टिफिकेट मिलना, जो अमेरिका तक में उतना डिजिटलाइज नहीं था. एयरपोर्ट में जाती तुरंत दिखा देना, बार कोड कर देना. It was not a small achievement. Right. So now we move on to Q&A. This question is public sector converting into private sector, whether it will be helpful for healthy economy. Your views. देखिए इसमें क्या है कि अगर आप सिंगापुर जैसे जगहों में देखेंगे, पब्लिक और प्राइवेट की बात टेक्निकली नहीं है, टेक्निकली इंसेंटिव्स की है. अब इंडिया में क्या है कि पब्लिक सेक्टर में बियॉन्ड द पॉइंट सैलरीज नहीं बढ़ती, बियॉन्ड द पॉइंट बोनस नहीं मिलता. तो या तो आदमी करप्शन से पैसा कमाता है, या फिर उस टाइप का मेहनत या टैलेंट वाला आदमी प्राइवेट सेक्टर चला जाता है, या फिर पॉलिटिशियंस इंटरफेयर करते हैं. So technically you can have a government owned entity which runs like a private company. सिंगापुर में होता है ऐसा, but really ground पे speaking it is difficult to do in the Indian environment. इसलिए एयर इंडिया प्राइवेटाइज हुआ, तो अब आप उसमें डिफरेंस देखेंगे धीरे धीरे. पहले क्या सिचुएशन था आपको मालूम ही है. What is the effect of new age technology like machine learning and artificial intelligence, especially how we see with ChatGPT and GPT-4 जो आया है और AI ML, इसमें ब्रॉडली लोग सोचते हैं जॉब्स जाएंगी. इट विल नॉट सो मच रिप्लेस लेबर, स्पेशली इन इंडिया. इट विल नॉट सब्स्टिट्यूट लेबर इन इंडिया, इट विल कॉम्प्लीमेंट लेबर. यस, सम जॉब्स इन द डेवलप्ड वेस्ट जो ऑनेस्टली बहुत एक तरीके से रिप्लेसेबल थे, कंफर्टेबल थे, बट इंडिया जैसी डायनामिक इकोनॉमी में मोस्ट प्रोबेबली इट विल हेल्प क्रिएट जॉब्स हियर. इट विल हेल्प the Indians working in BPOs and global capability centers and KPOs and GICs, R&D centers, to better serve their foreign clients more productively. But please don't mention this outside of India because they may not like it. Next question is little political, थोड़ा flavor है. BlackRock asset management company है, प्रोड्यूस एक भी चीज़ नहीं करती है, बट $9 ट्रिलियन के एसेट्स मैनेज करके इतना कुछ कंट्रोल करती है वर्ल्ड में. तो ये सिग्निफिकेंट इंडिया में उनका क्या है सिग्निफिकेंस, इन्फ्लुएंस वाइज एंड एवरीथिंग? सो फॉर एग्जाम्पल BlackRock एंड Vanguard एंड Street, देयर इज अनदर वन. ये बड़े बड़े ETF कंपनीज हैं US में. तो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल ब्रॉड मार्केट खरीदना है इंडिया में, निफ्टी
US में S&P 500 एक्सेट्रा, और बहुत कम फीस पे खरीदना है. ETFs are like passive funds, they're not actively managed mutual funds. तो relatively बहुत कम फीस पे they buy you that and you can buy and sell on trading days. बट उसके कारण होता क्या है कि बिकॉज दे एंड अप ओनिंग 10-20% ऑफ द मार्केट, जब दे ओन अप 10-20% मोस्ट ऑफ द कंपनीज, जब वोटिंग राइट्स होते हैं दे एंड अप वोटिंग ना. उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस है. यू कैन टेक्निकली से ऑन माई बिहाफ वोट दिस एंड दैट, एंड उसमें बहुत शेयर होल्डर डेमोक्रेसी में बहुत सारी बातें चल रही हैं. बट आई एम श्योर इफ दे गेट इवन मोर पावरफुल देयर विल बी मोर पुश बैक. उसमें हिस्टोरिकली एक बहुत वोक पॉलिटिक्स और एक ESG टाइप उन्होंने पुश किया था. आज तक ESG क्या है ढंग से कोई नहीं समझ पाया है. ESG is environmental, social and governance. See, governance is very clear that minority shareholders should be properly represented and they should not be exploited. Environmental and social में companies at least behind closed doors बहुत openly पूछते हैं कि यार please tell me what the law is, I don't want to break the law. This is very subjective. Because अब लोग बोल रहे हैं कि if a cigarette selling is legal, it might have high taxes. Is it ESG or is it not ESG? And if it is not ESG, what about alcohol? Okay, maybe not alcohol. What about sugar? Okay, not sugar. What about cooking oil? Or is this cooking oil ESG? That cooking oil is not ESG. So there is a very gray area actually. So I think there is an Indian American presidential candidate, I'm forgetting his name, young chap who wrote a book against Woke Incorporated, who's right now in the presidential race. South Indian name, I'm forgetting his name right now, very smart guy. So he's Ramesh. So he has spoken a lot about it, and it has basically become a way of extorting money by these NGOs and busybodies from big companies. So I agree with your problem. If the problem becomes bigger, I'm sure there will be more pushback. Because they are 3 times the... Yeah, although most times they don't try to vote in a very extreme manner because they are also aware there can be pushback. What is your view on temple economics? Traditionally, temple were not only worship place, so उस basis से ये question है. And why not we talk much about it? So temples, like if you listen to Sanjeev Sanyal ji and other people, see, temples were historically the centers of our communities. They were not just literally a place to worship. So there is some work or scholarship research shows that they were even acting like investors and venture capitalists for long shipping journeys and trading journeys. So इसका modern point ये है, today temple economics, for example, they should be allowed to invest in the stock market, like 10-20%. Why should they be limited to only FDs or gold? Like US में the biggest endowments are with Harvard and Yale, etc. These university endowments, tens of billions of dollars. And they have diversified investments. So one part is they should be given more freedom to invest. I think more broadly, temple governance is going through a churn, as I mentioned briefly. Temples need to be freed in India, or they need to be made more autonomous. Their governing bodies and trusts need to be more representative of all Hindu communities and castes in that region, so that any historical problem we may have had with that problem does not come back. I think once these problems are sorted out, temples can be used in a more productive manner, because there are some very rich temples even today. And just like with the PF funds, which have now started to invest some money in the market for an overall higher return. Because you see, temple money have a very long duration, infinite duration. So why should they be limited to a 6-7% return? And imagine with more money, they can do so much more good. Especially the treasure some temples Yes, have. so it should be monetized and responsibly and gradually. Some of it should take more, slightly more well-rewarding investments. Next question is, what is Hindu rate of growth and how will it impact on our GDP? See, I mean, I was answering because there was an economist in the 60s and 70s who mentioned this is the Hindu rate of growth. And Raghuram Rajan recently brought it back. And he must have been aware of the political connotations when he said it was not an innocent comment. So I'm simply saying, see, when we grow fast, then also this country will be Hindu majority. And we are growing fast much before than earlier. We are growing roughly at 6-7%. I believe we will grow even faster going forward. So, but what will be important is, as we grow faster,
and therefore we'll have more resources to prevent that kind of forced conversion or fraudulent financial conversions, and in turn spread dharmic values globally, then I hope people remember that this was a Hindu rate of growth. That is all I want to say. Okay. So I think this also covers the question where when we are going to add 350 million people more in our 25 to 65 compared to China. Compared to China, and given the population growth rate, I think 1/3 would be non-dharmic. So how will we control it? I mean, May not be 1/3. I think numbers are slightly aggressive. But on that broader question, I will simply answer it indirectly. In the, Europe used to historically be called Christendom. What is Europe right now was called Christendom. And if you go to Europe, Australia, UK, North America, US, Canada, the numbers of the self-identifying Christian population has been dramatically falling since the 1960s. From the 90% right now to 50, 60%, in some cases less than 50%. That's not because they're becoming Muslim or Hindu or anything. 30, 40% are actually atheist, agnostic, spiritual but not religious. Increasingly, even those who are identifying as Christians by Pew surveys, etc., are saying, we believe people can have multiple paths of salvation. Even those 50, 60% are not going to church frequently. After death, burials are becoming relatively less common, and actually cremation is becoming more common. Vegetarianism is becoming more common. In fact, there was a 2011 Newsweek article, we are all Hindu now. Okay. After Modi and BJP, they don't like the word Hindu that much. This is a separate issue. But they don't have to like the word. They are becoming more Hindu. But not being rooted to culture also is leading to falling prey to woke. I fully agree with what you are saying, that right now this transition has a big spiritual vacuum. Yeah. And this spiritual vacuum has been temporarily filled by woke ideologies. That if I don't say he, him, she, her, etc., I am a bigot. Yeah, transphobic. And climate change has become a new religion. For example, climate change, preventing pollution, preventing global warming, green transition is good for us even economically. But this is all a sign of not being able to believe in their existing Christian religion, but still having the spiritual vacuum. What does that mean? It means it is our responsibility to fill that spiritual vacuum. We can only fill that spiritual vacuum once we get our own house in order, which I think we are slowly, economically, becoming more coherent ourselves. Because what happens is an educated person cannot believe that the world was literally created 5,000 years ago. So after Edward Gibbon in terms of history and after Charles Darwin in terms of science, Christianity and science are seen as opposites. But in India, people at ISRO, women wearing saris and bindis doing Ganesh Puja, then they do the rocket launch. In Hinduism, religion and science are not seen as binaries. It's a very different civilization. So it is important for us to fill that vacuum. If we don't, others will. Thank you. But the first step to filling that vacuum is to become rich, because nobody takes gyan from a poor person, unfortunately. And also first ourselves become Hindu. See, our becoming rich and Hindu are directly correlated. Because even as we become richer, our pride in our own traditions, our own culture, our own philosophies will increase. It has already started to happen. So is it not related to the party in power? Is it related to economic prosperity? See, as I said, the party in power is an endogenous part of the larger change that is happening. There used to be a Times of India editor called Girilal Jain ji. Older people might remember him. I think he died in the early 90s, if I'm not wrong. He was writing about the Ram Janmabhoomi movement. He wrote a very good book which is available free on the internet, PDF, called The Hindu Phenomenon. So, and he wrote about it very beautifully. See, what started with Somnath and is right now continuing with Ayodhya. Do you imagine it is almost unheard of polytheistic temples being reclaimed from the two proselytizing monotheistic faiths? It is almost unheard of. India has done with two. The Hagia Sophia in Turkey
The mosque, which earlier used to be a church, and in the middle it was a museum under Kemalist Turkey, originally used to be a pagan temple in Greco-Roman pagan temple. Entire world was quote-unquote pagan, polytheistic, in simple bhasha, dharmic. Yes. Even pre-Islamic Arabia. So all these traditions are there waiting to be revived. Who will be the silent person reviving it? India. But for that, again, India needs to be rich first. You have very interestingly said, Black lives matter, but also black faiths matter. Yes, black faiths matter, absolutely. What they wanted to do with India, they did with Africa. What do they want to do with India? Our colonial, imperialist, monoculturalists, they wanted North India to become Islamic and South India to become Christian. Isn't that the long-term agenda? They've managed to do that with Africa. North Africa is Islamic, South Africa is Christian. But there is something about your ancestral traditions and philosophies which are animistic, which do not have any exclusivity. That if you do not believe this, you will be damned forever. You cannot fully remove them ever. So in due course of time, I see even African traditions in the right spirit, modernized for sure, being revived, and that will also happen with Indian help. Brilliant. So this last question. I think you have already answered to an extent, but maybe this is with a short-term point of view. How do you see we can make farming profitable, given that doubling the farmer's income was the target, but now farmers' law was taken back? All those. See, I always say you have to double the income of those who are farmers. Right now, you do not have to double the farming income. दो अलग चीजें हैं. Or more broadly, you have to double rural incomes, not rural farming only incomes. So one thing is you must start diversifying away from farming. Within farming, there has to be more value add, which the government is doing with infrastructure, cold chain logistics. Those farm laws would have made it easier, but even without that, a lot can be done. And I'm sure in due course of time, those farm laws will also be revisited. The way to revisit them this time is, instead of making it national laws, simply say MSP procurement money, there will be a commission which will spread it over all the country. You just do that and then see the magic. Because the moment that happens, the real reason why the farmer protest happened was because there is a certain concentration in procurement which they did not want it to be changed. And it became an easy way to oppose it by saying farmers, etc., etc. You simply say farmer procurement, MSP money will be more equitably balanced across the country in favor of poorer people. And then these laws will automatically come. In fact, those state governments will themselves bring those laws then. Okay. So the last question of the day. There are so many questions that he says last question 4-5 times. That was last question from my side, but now this is the audience. FII tend to benefit from growth in emerging markets, but also pose a risk to retail investors. How is SEBI regulating this risk or threat? Actually, last few years has seen a massive strength of domestic investors, thanks to mutual funds and SIP, systematic investment plans. So now I don't think we need to be very afraid of FIIs. SEBI and RBI, by building up reserves, they are building our macro strength. In fact, I think it is now, if you see a common link in my talks, is that we are underestimating our own strength. It comes on religion and spirituality, it comes on economics also. We must start gradually opening our capital account, because we are no longer the 13th or 14th largest economy of the world. We are the 5th largest. In 2 years, maybe we'll be the 3rd largest. One of the top 3 economies is not a democracy, it is a clear geopolitical foe of the West. We may not be a treaty ally of the West, but we are relatively friendly with the West. It is important for us, therefore, to attract capital at low rates. At right now, by being overly protectionist at times, we also cause harm to ourselves. So it comes down to what benefits India. If it means slightly better trade policy, do that. If it means slightly more open capital policy, do that. Do not be wedded to any dogma. It simply depends on what benefits India for the next 5-10 years. Okay, so basically it means that, okay, I forgot what I was going to say.
So I wanted to end this with a beautiful line from Bhaiya's book. In a land of over 1 billion minorities, because here minorities is individuals, because this book is all about individual rights in a civilization state. The unifying strain that all of us share is that each of us is an Indian, and retaining this individuality amid the panoply. Panoply means Massive diversity, massive dharmic diversity of identity is the idea of India. So with that we leave, and the idea of India, in my opinion, is the dharmic Yes. idea of India. So with that we end the discussion. Thank you so much. Thank you.